आपको आंसर की पहले मिली हुई थी, नहीं मिली हुई थी? सीट्स में नहीं आ रखी है ड्रॉर में। यू कैन डिस्ट्रीब्यूट आफ्टर द क्लास। दोनों टेस्ट हैं इसके, देख लेना एक बार। इस सैटरडे टेस्ट होगा आपका अगेन पॉलिटी का, और टॉपिक है आपका सेंटर स्टेट रिलेशंस और स्टेट स्टेट रिलेशंस, दोनों टॉपिक्स। ठीक है। और वैसे ही आपका लास्ट वीक है क्लासेस का पॉलिटी का, तो जिन लोगों का पूरा पॉलिटी का सिलेबस कवर अप हो चुका है तो उनके लिए मैं टॉपिक बताऊंगा, तो एक लंबा टेस्ट भी हो सकता है आपका 75 क्वेश्चन का। टुडे वी आर स्टार्टिंग विथ टॉपिक ऑफ इमरजेंसी। तो इट माइट बी अ लॉन्ग टॉपिक, क्योंकि अगर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो चाहे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। ठीक है। तो जो इमरजेंसी है इसको अगर हम डिस्कस करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपका सेपरेट से एक पार्ट दे रखा है, जो कि है आपका पार्ट 18, और आपके आर्टिकल्स हैं 9। टोटल आपके 9 आर्टिकल्स हैं 352 से लेकर 360 तक, जो बात करते हैं इमरजेंसी के रिगार्डिंग। ये उभरता हुआ टॉपिक है, यानी कि रिसेंटली आपके जो क्वेश्चन है वो बहुत सारे यहाँ पे आना शुरू हो गए। यूजुअली आपके सिर्फ आर्टिकल्स के ऊपर क्वेश्चन आते थे, लेकिन कैसे इम्पोज की जाती है, कौन हटा सकता है, कौन लगा सकता है, देयर मैनी क्वेश्चन जो इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके देश में 3 प्रकार की इमरजेंसी होती है। ठीक है। एक होती है, आपको पता है, नेशनल, एक होती है स्टेट, और एक होती है आपकी फाइनेंशियल। बेसिक आपको पता है। जो आपकी नेशनल इमरजेंसी होती है, इट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल नंबर 352, इट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल नंबर 356, एंड इट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल नंबर 360। ठीक है। नेशनल इमरजेंसी इज अगेन ऑफ 2 टाइप्स। एक है आपकी एक्सटर्नल, और एक है आपकी इंटरनल। जो आपकी एक्सटर्नल है ये लगाई जाती है 2 ग्राउंड्स के आधार के ऊपर। एक होता है आपका वॉर, और एक होता है आपका एक्सटर्नल एग्रेशन। और जो आपकी इंटरनल इमरजेंसी है वो लगाई जाती है आपकी ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल डिस्टरबेंस। ठीक है। तो बेसिकली आपके ये टाइप्स है, और जो आपने यहाँ लिखा है ये आपके ग्राउंड्स है, मतलब किस आधार के ऊपर लगाई जाती है। ठीक है। जो स्टेट इमरजेंसी है इसके कुछ और भी नाम है आपके, ऑल्सो नोन एज। एक इसका नाम होता है आपका गवर्नर्स रूल, एक इसका नाम होता है प्रेसिडेंट्स रूल, और एक इसको हम कहते हैं आपका कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। ठीक है। और फाइनेंशियल में कुछ खास पढ़ने वाला है नहीं है। अब याद रखना है कि हु इम्पोजेस, अगर सिंपल हम बात करें कि कौन इम्पोज करता है, तो इट इज इम्पोज्ड बाय प्रेसिडेंट, बट योर पावर ऑफ प्रेसिडेंट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, मतलब कंप्लीट नहीं है, किसी ना किसी की बात सुननी पड़ेगी उसको। ठीक है। और ऑब्वियसली वो कौन होगा आपका, या पार्लियामेंट होगा, या फिर आपका प्रधानमंत्री और उसके मंत्रीगण होंगे। ठीक है। हटाने का भी अलग अलग सिस्टम होता है इसका। ठीक है। और व्हाट हैपन्स,
अगर आपके देश में इमरजेंसी लगाई जाती है, व्हाट हैपन्स? नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर इज डिस्टर्ब्ड, सेंटर बिकम्स ऑल पावरफुल। ठीक है, तब नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर चल रहा होता है जहाँ पे स्टेट और सेंटर आपस में को एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, प्यार से बातचीत कर रहे होते हैं, स्टेट की बात सेंटर सुनता है, सेंटर की बात स्टेट सुनती है, वो चल रहा होता है। लेकिन जब आपका नेशनल इमरजेंसी लग जाती है, या स्टेट इमरजेंसी लग जाती है, या फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती है, चाहे कोई भी आपकी इमरजेंसी लगे, सेंटर बिकम्स ऑल पावरफुल। ऑल पावरफुल का मतलब ये है कि अगर सेंटर चाहे तो स्टेट के हर एक काम के ऊपर अपना फैसला सुना सकता है। ठीक है, विच यू ऑल्सो नो एज वेल। जब हमने डिस्कस किया था आपका सेंटर स्टेट रिलेशंस का, तो चाहे आपके लेजिस्लेटिव रिलेशंस हो, चाहे आपके फाइनेंशियल हो, चाहे आपके एग्जीक्यूटिव हो, इन ऑल द थ्री डिसीजंस और इन ऑल द थ्री फंक्शंस वी डिस्कस्ड कि जब जब आपका सेंटर चाहेगा वो स्टेट के ऊपर ओवर पार कर सकता है, उसको टेक ओवर कर सकता है। ठीक है, समझ गए? सबसे बड़ा काम क्या होता है ना, एक स्टेटमेंट है आपका, जो आपकी स्टेटमेंट दी थी आपके बी आर अम्बेडकर ने। बी आर अम्बेडकर ने दो स्टेटमेंट दी थी रिगार्डिंग योर इमरजेंसी प्रोविजंस। एक तो ओवरऑल दी थी प्रोविजंस के रिगार्डिंग, एक स्टेटमेंट इनकी ये थी कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है ना जहां पे आपका फेडरल और यूनिटरी सिस्टम दोनों ही लागू हो सकते हैं बारी बारी। जब हमें लगा कि इंडिया को फेडरल होना चाहिए तब हम फेडरल हो गए, जब इंडिया का मन किया यूनिटरी का तो हम क्या बन गए आपका यूनिटरी। फेडरल का मतलब क्या होता है, इंडिया दो पॉइंट से कंट्रोल हो रहा है, सेंटर से भी कंट्रोल हो रहा है, स्टेट से भी कंट्रोल हो रहा है। और यूनिटरी का मतलब क्या है, यूनियन से कंट्रोल हो रहा है, सिर्फ सेंटर से कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम नॉर्मली बात करें आपका इमरजेंसी प्रोविजन, अगर भारत के संविधान में इमरजेंसी प्रोविजन हैं तो ये किस तरफ संकेत करता है कि भारत यूनियन है कि भारत फेडरल है? यूनियन है, क्योंकि इमरजेंसी में होता क्या है, सेंटर बिकम्स ऑल पावरफुल, यानी कि ये संकेत कर रहा है कि भारत में क्या सिस्टम है आपका यूनिटरी। लेकिन क्या ये हमेशा रहता है? नहीं रहता है। तो कभी कभी बीच में जब भारत का मन किया फेडरल होने का, तो नॉर्मली इंडिया फेडरल है, लेकिन इफ अ सिचुएशन अराइजेस देन इंडिया कैन आल्सो बिकम यूनिटरी। ठीक है, और एक स्टेटमेंट और दी थी बी आर अम्बेडकर ने आपके 356 के रिगार्डिंग दी थी, वो स्पेसिफिकली इसके रिगार्डिंग दी थी कि ये जो आपका आर्टिकल है सबसे कम इस्तेमाल होने वाला आर्टिकल होने वाला है संविधान का। ठीक है, कि सबसे कम जो आर्टिकल इस्तेमाल होगा आपके देश में वो कौन सा होगा, आपका आर्टिकल 356। और हर एक जो भी संविधान के
ऑनलाइन स्टूडेंट्स, am I visible to you? ओके, पहली हेडिंग लिखो ग्राउंड्स ऑफ डिक्लेरेशन, कि कब अनाउंस की जाती है आपकी। तो ग्राउंड्स बेसिकली यहाँ पे मेंशन ही हैं आपके यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हमने बस डिस्कस करना है आपका कि जो ग्राउंड देखें उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आए हैं, ठीक है। स्क्रीन विजिबल नहीं है। एक मिनट दो प्लीज, ठीक है, कंप्यूटर से रिस्पॉन्स में टाइम लगाने। अब विजिबल है? इज इट विजिबल नाउ? यस सर। ओके, ठीक है। जस्ट गिव द हेडिंग नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी की हेडिंग दो, और साथ में पहला सब पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर ए, ग्राउंड्स ऑफ डिक्लेरेशन, कि किस आधार के ऊपर ये लगाई जाती है, ग्राउंड्स ऑफ डिक्लेरेशन, ठीक है। इसमें लिखो अंडर आर्टिकल 352, अंडर आर्टिकल 352 द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी, सिंपल लिखो एनई लिखो, ठीक है, आगे से एनई, द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर अ एनई when the security of India, when the security of India, अब अगली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, और अ पार्ट ऑफ इट, पूरा इंडिया के ऊपर खतरा हो या इंडिया के किसी एक हिस्से पे खतरा हो, ठीक है। when the security of India or a part of it is threatened by, is threatened by, ये लिखो, war, external aggression and internal disturbance, वॉर का खतरा हो, एक्सटर्नल एग्रेशन का खतरा हो, या फिर आपका कोई आर्म्ड रिबेलियन होने वाला हो। यहाँ पे लिखो रिप्लेस्ड बाय, ये जो वर्ड है आपका ना इंटरनल डिस्टर्बेंस, इसमें लिखो इट वाज रिप्लेस्ड बाय आर्म्ड रिबेलियन इन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन आया आपका, बहुत से, मतलब 3-4 बार क्वेश्चन आ चुका आपका सीडीएस में, और इसी चीज का गलत फायदा उठाया था किसने? इंदिरा गांधी ने, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि आपका पहले वर्ड क्या होता था? इंटरनल डिस्टर्बेंस, अब क्या ऐड हो गया आपका? आर्म्ड रिबेलियन। तो आपको जो अभी लाइन लिखवाई है उस लाइन में क्या मेंशन करवाया आपको? आर्म्ड रिबेलियन इंस्टेड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। डन है यहां तक? ठीक है, अब अगला लिखो, क्या लगता है आपको कि जब नेशनल इमरजेंसी लगती है, क्योंकि इसमें वर्ड नेशनल है, तो पूरे देश में लगेगी कि किसी एक हिस्से में भी लग सकती है आपकी? ठीक है, जब इनिशियली इसका संविधान में लिखा गया था तब तो यही था कि जब भी नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो पूरे के पूरे नेशन पे लगेगी, यानी कि जो भी इसके प्रोविजंस हैं वो पूरे देश पे लगेंगे। लेकिन आपका बाद में चेंज कर दिया गया था आपका, और कहा था कि अगर किसी एक पर्टिकुलर हिस्से में लगानी है तो वो भी लगा सकते हो। सपोज सपोज आपका पंजाब डिस्टर्ब्ड है, तो वाई टू डिस्टर्ब पीपल ऑफ केरला, तमिलनाडु, दे आर फार अवे फ्रॉम पंजाब, ठीक है। JNK में लगाना तो JNK में लगाओ, ठीक है। तो सिंपल लिखो द 42nd अमेंडमेंट एक्ट, द 42nd, यहाँ 44th लिखा हुआ है ना, दी लिखो 42nd अमेंडमेंट, 42 अमेंडमेंट, द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 of 1976 enabled the president to limit the operation of an emergency
to limit the operation of an emergency to a specified part of India. To a specified part of India. आप में से कितने लोग समझते हो इमरजेंसी का मतलब, जिसने अभी तक चैप्टर नहीं पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन फिर भी आप समझ रहे हो इमरजेंसी? What do you understand by emergency if I forget about polity? What is emergency? अरे forget about polity. What is emergency? खतरा. I think we call it danger. हाँ तो मरेगा सिनोनिम टर्निम्स में. हाँ लेमैन में तो गलत मत था कम से कम. सोचो माइंड में है आंसर, बस बोलना नहीं आ रहा शायद, है ना? तो फंडामेंटल राइट्स खत्म हो गया. अरे पॉलिटी को भूल जाओ, ठीक है. फॉरगेट अबाउट पॉलिटी. तत्कालीन, अर्जेंट. हाँ कोई एग्जांपल दो. ठीक है चलो देखो, सिंपल सी बात है. अगर हम इमरजेंसी की बात करें तो बहुत बेसिक फंडा है इमरजेंसी का कि आपकी लाइफ में कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, एंड यू आर ऑपरेटिंग इन दैट रूल. लेकिन जब कोई प्रॉब्लम आती है तो आप रूल्स को ब्रेक करते हो. आप सपोज कि यू आर गोइंग ऑन अ रोड, एक नॉर्मल कार ट्रिप पे जा रहे हो, रेड लाइट आ गई, क्रॉस नहीं किया, वेट किया, ग्रीन लाइट हुई, फिर आपने क्रॉस किया. बट व्हेन अ पेशेंट इज सिटिंग, ठीक है, और उसको अर्जेंटली अपने हॉस्पिटल पहुंचाना है, इट्स अ प्रॉब्लम. इफ यू विल स्टॉप एट रेड लाइट, व्हाट विल हैपन? द पर्सन सिटिंग बिहाइंड यू माइट डाई. ठीक है, तो व्हाट यू विल डू? यू विल क्रॉस द red light, and at that point of time you will not be penalized for that. Why? Because it was a emergency. तो आपका जितना भी रूल्स है सेंटर और स्टेट के, दे आर डिफाइंड कि सेंटर ने ऐसे काम का, सेंटर ने कभी रेड लाइट क्रॉस नहीं करनी है. रेड लाइट क्या है? स्टेट के मामले में इंटरफेयर नहीं करना है, ठीक है. लेकिन वेन एवर एमरजेंसी इज इम्पोज्ड तो समझा जाता है कि स्टेट छोटा बच्चा है, इसको अब उतनी फ्रीडम नहीं देनी है, अब उसका पावर कौन ले लेगा? सेंटर ले लेगा. तो एमरजेंसी एक ऐसी प्रॉब्लम है जहां पे आपको देश को यूनाइटेड रहना है, एंड देश को इकट्ठा रखने का काम किसके हाथ में है? सेंटर के हाथ में है. तो हु विल मेक लॉज, हु विल एग्जीक्यूट लॉज? सेंटर. तो दिस इज योर नेशनल इमरजेंसी, ठीक है. तो होपफुली आपको क्लियर है. तो पहले तो आपके पूरे पूरे देश में लगाई जाती थी, लेकिन बाद में इंदिरा गांधी जी ने खुद लगाने के बाद बोला कि नहीं यार, किसी एक पार्ट पे भी लगा सकते हैं इसको. तो दिस वाज द अमेंडमेंट. कौन से अमेंडमेंट में कहा गया? ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके स्टेटमेंट्स. एक सिंपल स्टेटमेंट आ जाएगी आपकी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 इज करेक्ट या इनकरेक्ट. ऐसा कुछ भी दे सकते हैं, करेक्ट कर दे सकते हैं, इनकरेक्ट भी दे सकते हैं. एंड डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग क्वेश्चंस इन योर क्लास टेस्ट आल्सो. तो एक स्टेटमेंट दे देंगे आपका कि नेशनल इमरजेंसी कैन बी इम्पोज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस. द स्टेटमेंट विल बी इनकरेक्ट बिकॉज नाउ द ग्राउंड्स हैज बीन चेंज्ड टू आर्म्ड रेबेलियन, ठीक है. फिर सेकंड स्टेटमेंट आ सकती है कि नेशनल इमरजेंसी हैज टू बी इम्पोज्ड ऑल ओवर द इंडिया, बट दैट इज आल्सो रॉन्ग because by the 42nd Amendment Act it has been said कि it can also be imposed to a specified part of the country. ठीक है, तो ये लिख लिया आपने यहाँ तक, क्योंकि सेंटर लगा रहा है. और उससे ना देखो, नेशनल इमरजेंसी से स्टेट गवर्नमेंट खत्म नहीं होती. नेशनल और स्टेट में एक फर्क होता है. मतलब नेशनल स्टेट को कंट्रोल कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट को खत्म नहीं कर रहा है, ठीक है. ये है. अब इसमें क्या होता है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट खत्म हो जाती है, बिल्कुल वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है. जो इलेक्शंस वगैरह होती है सब कुछ कैंसिल हो जाता है. इसमें स्टेट गवर्नमेंट रह भी सकती है, नहीं भी रह सकती है, इसमें ऑप्शन होता है. मतलब ये आपका सेंटर कंट्रोल कर रहा है, बट साथ में सेंटर स्टेट को इंस्ट्रक्शंस भी दे रहा है आपका. एक स्टेट में लग सकती है, एक डिस्ट्रिक्ट में लग सकती है, एक गांव पे भी लग सकती है. स्पेसिफाइड एरिया जब आ गया ना आपका, जहां पे डिस्टर्बेंस है. हालांकि जब भी आपका स्पेसिफाइड एरिया की बात आती है ना, तो हम नेशनल इमरजेंसी नहीं लगाते हैं, हम लगा देते हैं मार्शल लॉ. क्या होता है मार्शल लॉ? मिलिट्री का लॉ, इसको कहते हैं हम मिलिट्री का लॉ. हालांकि लगती नहीं है आपकी, जो हमने कहा है ना कि स्पेसिफाइड एरिया में लग सकती है, लेकिन अगर कोई नॉर्मल एरिया डिस्टर्ब्ड है तो वी विल क्या करेंगे हम, आपका मिलिट्री भेज देंगे वहां पे कि तुम अपना रूल चलाओ. वहां की जो गवर्नमेंट है वो डिस्पोज हो जाएगी, और कौन रूल करेगा? आपका मार्शल लॉ. तो अगर बात करें मार्शल लॉ और नेशनल इमरजेंसी में, इनमें सिमिलरिटी क्या है? सिमिलरिटी कि दोनों एक स्पेसिफाइड एरिया में लगा सकते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है कि मार्शल लॉ पूरे देश में नहीं लगा सकते, और दूसरा नेशनल लॉ might and might continue with the state government or the local government of the area, but martial law will definitely end the government of that area. वहां पे कौन बन जाएगा गवर्नमेंट? आपकी मिलिट्री, ठीक है.
कोई फंडामेंटल राइट इस एरिया, इस अगर नेशनल इमरजेंसी लगती है तो फंडामेंटल राइट रह भी सकते हैं, नहीं भी रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये लगी तो फंडामेंटल राइट नहीं रहेंगे, तो इट इज वेरी ब्रूटल, तो नहीं लगाते हैं, बट फिर भी लगानी पड़ जाती है। मार्शल लॉ का छोटा भाई बना रखा है हमने अपने देश में, मार्शल लॉ का एक सब्सटीट्यूट है, उसको हम कहते हैं आपका आफ्स्पा। सुना इसके बारे में कभी? किसी ने मूवी देखी है हैदर? हैदर मूवी देखी है? आई डोंट नो, है ना? इट्स अ अल्टीमेट मूवी एंड द होल मूवी इज बेस्ड ऑन जस्ट वन लॉ दैट इज ऑपरेटिंग इन आफ्स्पा, ठीक है। देख लेना मूवी को, गाली निकालते हैं इसके नाम के ऊपर, आफ्स्पा मींस ऐसा कुछ बोलता है, देख लेना। आफ्स्पा का क्या होता है? एज आपका स्पेशल आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ठीक है। और जब आप जीडी में जाओगे, लेचेट में जाओगे, लेचेट में तो बहुत फेमस टॉपिक है, आपसे बुलवाते हैं 3 मिनट तक, ठीक है। और अगर आप नॉर्थ ईस्ट से हो तो नॉर्थ ईस्ट तो बहुत ज्यादा तंग है इस एक्ट से, मणिपुर, नागालैंड, असम के कुछ डिस्ट्रिक्ट, वहां पे क्या लगा हुआ आपका आफ्स्पा, ठीक है। आफ्स्पा में क्या होता है कि एन आर्म्ड फोर्सेस पर्सन कैन नॉट बी क्वेश्चन, कैन नॉट बी इंक्वायर्ड फॉर द एक्शन दैट ही डिड ड्यूरिंग हिज ड्यूटी, ठीक है। अभी गलत भी पड़ जाता है कभी कभी आपका ये, दिस इज ए केस ऑफ 1.5 year बैक ओनली, ठीक है। देयर वाज अ ट्रक, ठीक है, जिसमें आपके कुछ विलेजर्स थे नागालैंड में, एंड एक बैरिकेड लगा रखा था आपका पैराएसएफ वालों ने, नागालैंड में नॉर्थ ईस्ट में आपको 21 पैराएसएफ है, तो है ना, तो उन्होंने उसको फायरिंग कर दिया, ठीक है। और फायरिंग क्यों किया? क्योंकि उनको लगा पता कि उसके अंदर क्या है आपका, कुछ लोग हैं वो गन कैरी कर रहे हैं, ठीक है। और जब उनको रोकने की कोशिश की उन्होंने रोका नहीं, तो उन्होंने क्या किया, मार गोली चला दी। एंड इन माय ओपिनियन, आई गेस जितना मेरे को याद है, कोई 20 से ऊपर जो सिविलियंस है वो मारे गए थे आपका। देयर वर गन्स, ठीक है, गाड़ी में गन्स थी, लेकिन देवर हंटिंग गन्स, एंड दीज पीपल वर डूइंग इलीगल हंटिंग, और वहां से बच के वापिस आ रहे थे। जैसे इन्होंने बैरिकेड देखा तो उन्होंने भगा दिया, ठीक है। लेकिन लोग तो टेररिस्ट तो नहीं थे, है ना, सिविलियंस थे। तो जो मेजर जिसने ऑर्डर दिया था, उस मेजर ने एक गलत डिसीजन लिया। ही माइट नॉट गेट प्रमोटेड, बट ही विल नेवर बी पनिश्ड फॉर हिज एक्ट। व्हाई? बिकॉज नागालैंड में क्या लगा हुआ है आपका, आफ्स्पा। तो ये जरूरी है कि नहीं है? हाँ, ये जरूरी है, ठीक है। एंड इसकी जरूरत सबसे पहले आपका नॉर्थ ईस्ट में एज्यूम की गई थी, फिर बाद में JNK में भी एज्यूम की गई थी, ठीक है। आपने देखा होगा वांटेड मूवमेंट डायलॉग है, कहते हैं कि तेरे को गोलियों का हिसाब देना पड़ेगा, लेकिन मेरा कोई गोलियों का हिसाब नहीं होता, मैं जितने चाहूँ चला सकता हूँ। तो दिस इज अ केस विद द टेररिस्ट, कि उनको कोई हिसाब नहीं होता, उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। बट फोर्स जो कहते हैं कि पहले टांग पे गोली मारनी है, फिर पीठ पे मारनी है, गोली मारने से पहले पैलेट गन चला दो, पैलेट गन से बंदा मरेगा थोड़ी, ठीक है। बट उनकी लाइफ लाइफ है, आपकी लाइफ लाइफ नहीं है, ठीक है। माई फादर यूज टू से वन थिंग कि कश्मीरी जो अटायर होती है वो बहुत खुली खुली अटायर होती है, ठीक है। एंड जो लोग होते हैं वहाँ पे अपने अटायर के अंदर ना वो रखते हैं, अंगीठी रखते हैं बेसिकली, टू कीप देमसेल्फ वार्म, मतलब खुला कपड़ा पहन लेंगे, अंदर अंगीठी होगा और दोनों हाथ अंदर होंगे। कह रहे यार हमारे पता नहीं कितने ही जवान मारे गए क्योंकि अंदर अंगीठी ने अंदर एके होती थी, ठीक है। तो आप जाओगे, आप उसको सर्च करोगे, तब तक आपको कोई चीज पता लगेगी, ठीक है। उससे पहले ये कि आप वहीं पे रोको, अगर आपकी बात नहीं मानता शूट एट साइट, ठीक है। कम से कम सोल्जर तो बच गया आपका। तो आफ्स्पा जरूरी भी है, गलत भी है। इसी आफ्स्पा के कारण आपका मणिपुर में बहुत बड़ी कैंपेन चली थी मणिपुरी वीमेंस के अलावा, क्योंकि जब आफ्स्पा होता है किसी की तलाशी ले सकते हो, ठीक है। इंडियन आर्मी एज अ होल इज अ गुड इंस्टीट्यूट, ठीक है, बट देयर कैन बी सम फ्रिंज एलिमेंट्स एज वेल। तो देवर रिपोर्टिंग ऑफ रेप केसेस, ठीक है, डन बाय सोल्जर्स। तो एक आपका इसी के आड़ में हो रहा सब कुछ, ठीक है। तो दे डिड ऑल दिस थिंग्स, और उसके बाद क्या चला था आपका, प्रॉपर एक कैंपेन चली थी कि इंडियन आर्मी इज रेपिस्ट, ठीक है। बहुत फेमस कैंपेन थी आपकी। हालांकि उन इश्यूज को रिजॉर्ट किया गया, जो बंदे पकड़े गए उनको जेल में डाला गया, कोर्ट मार्शल जो भी उनका सिविल प्रोसीडिंग होती है। बट यस, ये सब चीजें ना इमरजेंसी में नॉर्मली कभी नहीं होता है आपका। जो एरिया डिस्टर्ब्ड है वहीं पे आपको देखने को मिल सकती है स्टेट इमरजेंसी या मार्शल लॉ या फिर आपका आफ्स्पा, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी के ऑल्टरनेटिव क्या क्या है, मार्शल लॉ, आफ्स्पा, ठीक है। पता होना चाहिए इसके बारे में। एरिया में लिमिट कर देते हैं पीपल की मूवमेंट, उसको क्या बोलते हैं? उसको कहते हैं धारा 144, सेक्शन 144 नहीं, उसको नहीं कहते हम आपका। और सर एक और चीज, जैसे पंजाब में बोलते थे ना कि बॉर्डर एरिया में 30 किलोमीटर के में BSF का रूल चलेगा। हाँ, वो भी कुछ, वो सिक्योरिटी ऑफ बॉर्डर्स एक्ट है, वो अलग से चीज है। हाँ, मार्शल लॉ और आफ्स्पा नेशनल इमरजेंसी के अंडर नहीं नहीं नहीं, वो अलग प्रोविजंस है, वो अलग, मतलब किसी एक एरिया को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जब आप अथॉरिटीज को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दे देते हो तो उसमें या तो आप नेशनल इमरजेंसी लगा दो, जो कि काफी लिबरल है। नेशनल इमरजेंसी बहुत ज्यादा लिबरल है आपकी, मार्शल लॉ और आफ्स्पा बहुत ज्यादा ब्रूटल है। ऑल्टरनेटिव्स हैं ये,
ठीक है। ओके, अगला लिखो आप 44th अमेंडमेंट ऑफ, अच्छा ये तो लिख ही लिया आप लोग, ये लिख लिया ना आप लोगों ने ये वाला पॉइंट, ठीक है। अगला लिखो, द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम अ नेशनल इमरजेंसी, द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम अ नेशनल इमरजेंसी only after receiving a written recommendation, only after receiving the written recommendation from the cabinet. क्या होता है कैबिनेट? कैबिनेट होता है पीएम प्लस सीनियर मिनिस्टर्स, ठीक है। आपके मंत्री होते हैं ना, जो सबसे सीनियर मिनिस्टर होते हैं, जिनके पास एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट होती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, तो इनको हम कहते हैं आपका कैबिनेट। अब ना ये सब चीजें पता क्यों चेंज हो रही हैं आपके 44 में? आपने याद रखना है कि 1975 में आपकी इंदिरा गांधी हुआ करती थी, और 1978 में आप 1977 में आपके एक नए पीएम आ गए, मोरारजी देसाई, और यहाँ कौन है पीएम आपकी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने कुछ उनका अपना पर्सनल केस था। पर्सनल केस बेसिकली होता है कि जब आप प्रचार करते हो इलेक्शन के टाइम के ऊपर, तो उस प्रचार के दौरान आपको कुछ रूल्स का फॉलो करना पड़ता है, और अगर आप रूल्स का फॉलो नहीं करते हो तो इवन इफ यू आर इलेक्टेड देन यू विल बी रिमूव फ्रॉम द पोस्ट ऑफ योर एमपी, एमएलए, जो भी इलेक्शन है आपके, चाहे आप पंचायत के सरपंच ही बने हो, अगर लगता है कि आपने पैसा बांटा है खुला, लोगों को दारू पिलाई है, कहा गया है कि आपका इलेक्शन वगैरह की कैंपेन आप नहीं कर सकते, आपने फिर भी कैंपेन करी है, होता है क्या है कि जिस दिन आपकी डेट की इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाती है ना, उस दिन के बाद से आप रैली नहीं निकाल सकते, आप पब्लिक गैदरिंग को नहीं कर सकते, आप कोई नया लॉ पास नहीं कर सकते, ठीक है। तो इंदिरा गांधी को कहा गया कि जो इनकी सीट है वहां पे इन्होंने कैंपेन करी थी। शी बिकेम द पीएम हाउएवर, बट द केस वाज रनिंग इन इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है। एंड इट वाज एट द सेम टाइम देयर वाज वन फार्म प्रोटेस्ट, जैसे आपके अभी अभी हुआ है रिसेंटली, इससे भी कई दर्जे बड़ा। बिहार के आपके जयप्रकाश नारायण हुआ करते थे, ही इज अ वेरी ग्रेट फार्म लीडर ऑफ इंडिया, ठीक है, फार्मर लीडर, तो वो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, और वो प्रोटेस्ट करके दिल्ली तरफ आ रहे थे, ठीक है। इंदिरा गांधी को लग गया पता कि शी इज गोइंग टू लूज केस इन इलाहाबाद हाई कोर्ट, एंड व्हाट वुड बी द रिजल्ट ऑफ इट, कि इंदिरा गांधी विल नॉट बी एन एमपी, एंड यू कैन, इफ यू आर नॉट एन एमपी देन यू कैन नॉट बी अ पीएम। तो शी रिकॉल्ड वन थिंग कि देयर इज अ लाइन कॉल्ड internal disturbance, and internal disturbance has not been defined. A normal protest of peaceful protesters approaching Delhi in large number can also cause an internal disturbance. और ये थोड़ी बोले कि डिस्टर्बेंस होगी तभी लगानी है, डिस्टर्बेंस हो सकती है तब भी लगा दो, ठीक है। तो शी वेंट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड शी टोल्ड हिम कि बहुत ज्यादा खतरा होने वाला देश को, ठीक है, आपको और मेरे को कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो उन्होंने इंटरनल डिस्टर्बेंस को ग्राउंड बना के क्या कर दिया, देश के ऊपर लगा दी इमरजेंसी। अब इमरजेंसी लगने के बाद अगला रिएक्शन क्या होगा जनता का, कि गलत लगाई है इमरजेंसी। लेकिन अगर आप इमरजेंसी के दौरान आप सरकार के खिलाफ एक शब्द भी बोलते हो तो ऐसे आप जेल नहीं जाओगे, लेकिन इमरजेंसी में आप जेल पक्का जाओगे। सुब्रमण्यम स्वामी, नरेंद्र मोदी, अरुण जेटली, जितने आपको फेमस लीडर दिख रहे हैं आज के, दे ऑल वेंट टू जेल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नेशनल इमरजेंसी। मोदी जी झूठ कहते हैं, वो नहीं गए थे, वो सरदार बनने कहीं बैठे हुए थे। आती है ना एक फोटो आती है मोदी जी की, कि ही एक फोटो इसमें पगड़ी बांधी हुई है, तो उन्होंने एक खुद अपलोड की थी कि इमरजेंसी के दौरान मैं खुद छुपता हुआ, ठीक है। तो ही वोर अ टर्बन एंड कहते हैं कि मैं ऐसे बच गया था। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि पिक्चर बहुत बात की है, ये झूठ बोलता है आदमी, बट कोई नई बात थोड़ी है, एक्सेप्ट कर लो, बोल रहा है तो, आफ्टर ऑल ही इज द पीएम ऑफ द कंट्री, है। शादी ब्याह के मामले में आटे में नमक इतना झूठ चलता है ना। राजनीति में तो एक चम्मच डालो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यू विल नॉट फाइंड अ प्योर लीडर, तो जो भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो इंटरनल डिस्टर्बेंस लगा दी। अब 2 साल तक आपकी गवर्नमेंट एक्सटेंड हुई। जो गवर्नमेंट आपके 1975 में खत्म होनी थी वो एक साल करके 2 साल तक एक्सटेंड हो गई। कहां तक पहुंच गई आपकी 1975 में इमरजेंसी खत्म हुई, इमीडिएटली इलेक्शन हुई। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया अ नॉन कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर बना। कौन? आपका मोरारजी देसाई, ठीक है। तो जैसे आपके ये प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, ही जस्ट रियलाइज्ड वन थिंग कि जो भी ये गलत फैसले हुए हैं, इफ शी अगेन बिकम्स द पीएम
और सपोज अ वीमेन बिकम्स अ प्राइम मिनिस्टर अगेन, शी कैन अगेन डू दिस। तो उन्होंने क्या किया, उन चीजों को चेंज कर दिया, ठीक है। और सबसे पहले क्या चेंज किया कि अगर आपका इमरजेंसी लगानी है तो उन्होंने वर्ड डिफाइन कर दिया कि अगर वो किसान अपने हाथों में हथियार लेके आ रहे हैं तभी आप इमरजेंसी लगा सकते हो। और दूसरा कि अगर आपको इमरजेंसी लगानी है तो सिर्फ पीएम की एडवाइस मैटर नहीं करेगी, किसकी एडवाइस मैटर करेगी, कैबिनेट की, ताकि एक आदमी नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों की बुद्धिमत्ता काम पे आए, ठीक है। और क्या करना है, लिख के देना है, ये नहीं कि वर्बली बोल दिया इमरजेंसी लगा दो, बाद में तो मुकर गए तो कैबिनेट लिखेगा पीएम के सिग्नेचर के साथ, जाएगा प्रेसिडेंट के पास, तब लगेगी आपकी इमरजेंसी, ठीक है। और एक और चीज, पहले इंदिरा गांधी ने खुद बोला हुआ था कि इसके ऊपर कोई कोर्ट का एक्शन नहीं हो सकता, पहले बोल चुकी थी इंदिरा गांधी कि अगर इमरजेंसी लगाई जाती है तो कभी भी कोर्ट का एक्शन नहीं हो सकता। तो मोरारजी देसाई ने क्या चेंज कर दिया कि कोर्ट बोल सकता है इसके मामले में भी, अगर इमरजेंसी गलत आधार के ऊपर लगाई गई है तो कोर्ट क्या बोल सकता है आपका कि इमरजेंसी गलत लगाई गई है, और जो लोग हैं जिन्होंने इमरजेंसी लगाई थी उनको एज ए कल्प्रिट ठहरा सकता है। और यही अमेंडमेंट जो आपकी 1978 में आई है 44 अमेंडमेंट के तहत, इसी के कारण देश में उसके बाद से कोई इमरजेंसी नहीं लगी है। अगर ये सब ना होता तो आपकी इमरजेंसी देश में और लगती रहती है आपकी, ठीक है। मोरारजी देसाई जितना भी आप समझ पा रहे हो कैसा पीएम होंगे, अच्छे, ठीक है। कहा जाता है कि ही वाज अ डिजास्टर फॉर आर्म्ड फोर्सेस एंड स्पेशल, जो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज होती है ना, कहते हैं कि दिस पर्सन वाज द डिजास्टर। कह रहे जितने भी रॉ के एजेंट्स हमारे पोस्टेड वगैरह थे, एक ये और एक हामिद अंसारी, कह रहे दे लीक द इंफॉर्मेशन, एंड एक के बाद एक जितने भी आपके लोग थे आपके, देवर पकड़ा गया। और क्या होता है अगर आपके सिक्योरिटी ऑफिसर पकड़े जाते हैं तो मार देते हैं, और अब कंट्री एक्सेप्ट करने से मना कर देती है। कुलभूषण यादव केस पता है आपको, कुलभूषण यादव का, ठीक है। कुलभूषण यादव को इंडिया मान नहीं रहा है, दे आर जस्ट सेइंग कि जस्ट अ नॉर्मल पर्सन, पर कुलभूषण यादव कुड आल्सो बी अ सीक्रेट एजेंट, ठीक है। और जितनी आपने मूवी देखी है टाइगर जिंदा वाली या टाइगर जो भी है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि इंडिया एक्सेप्ट करने से मना कर देती है, तो इंडिया ने वही किया कि एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। एंड इन्होंने ना अच्छे रिलेशंस बिल्ड करने के लिए क्या किया, उन कंट्रीज के साथ बात करी थी कि हमारे इतने इतने एजेंट्स हैं, उनको वापस बुला लेंगे। जैसे ही इंफॉर्मेशन वगैरह दी, पकड़े गए सारे सारे, और मैनी ऑफ द इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिसर्स वर स्लॉटर्ड। आई डोंट नो कि दिस इंफॉर्मेशन इज ट्रू और नॉट, क्योंकि मैंने भी ट्विटर से पढ़ी है, एंड देयर आर सम क्रेडिबल पीपल हु आर सेइंग, हु आर क्लेमिंग दिस। बट अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो ऑब्वियसली कोई ना कोई एक्शन भी होता, बट देयर इज अ रूमर कि मतलब ये डिजास्टर थे इन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर सिक्योरिटी फोर्सेस, ठीक है। आर्म्ड रिवेलियन अपने आप में वर्ड है। रिवेलियन क्या होता है, विद्रोह, विद्रोह किसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ, और आर्म्ड मतलब हथियार। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है आपका, और कुछ एक्सप्लेन नहीं किया गया आपका, ठीक है। और हाँ, बस इतना लिखा हुआ है कि अगर इससे आपका देश की यूनिटी, इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशन को खतरा हो तो, इतना लिखा हुआ है, ठीक है। आर्म्ड रिवेलियन लीडिंग टू द डिस्टर्बेंस टू द इंटेग्रिटी, यूनिटी, सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, ऐसा लिखा हुआ है आपका। हाँ जी, अभी भी प्रेजेंट ही लगा सकता है, अभी प्रेजेंट ही है ये, तभी तो आपको मैंने ऊपर लिख दिया ना, अभी भी प्रेसिडेंट है, नहीं पहले भी नहीं थी, ठीक है। बट अभी पीएम की एडवाइस के ऊपर लगा सकता था, ठीक है, और पहले मान लिया करते थे, ठीक है। प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो रिजेक्ट द ग्राउंड्स, ये भी एक बात है आपका, ठीक है। ये बहुत बड़ा मुद्दा होता है, अगर प्रेसिडेंट को लगे ना तो रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन आपको पता है कि इसको रिमूव करने की पावर किसके पास होती है, पार्लियामेंट के पास, ठीक है। तो ही कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड इफ ही डिसएग्रीज। आपका सिस्टम जो है इमरजेंसी लगाने का बहुत मुश्किल हो गया है, पहले कोर्ट भी नहीं बोलता, आप कोर्ट भी बोल सकते हो, तो अगली लाइन हमने ये लिखनी है, ठीक है। तो आप लिखो द 38th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975, ये कौन लेके आया होगा, इंदिरा गांधी। तो इसमें इमरजेंसी को लगाना आसान हुआ होगा कि मुश्किल हुआ होगा, आसान हुआ होगा। तो आप लिखो द 38th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 made the declaration of national emergency immune from the judicial review, यानी कि जुडिशियल रिव्यू क्या होता है कि कोर्ट कुछ नहीं बोलेगा इसके अंदर, ठीक है। रिव्यू मतलब कि बोल सकता है, लेकिन इन्होंने क्या बोला कि इम्यूनिटी प्रोवाइड कर दी। इसका मतलब क्या है कि जुडिशियल रिव्यू यानी कि कोर्ट का जो सिस्टम है वो कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। और अगर ये चीज आपकी रिवर्स की गई होगी तो वो कौन से अमेंडमेंट में की गई होगी, 44th में। तो आप लिखो
The 44th amendment, deleted this provision. ठीक है, the 44th amendment deleted this provision. तो हमने क्या क्या सीखा अभी तक? नेशनल इमरजेंसी के ग्राउंड्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो ग्राउंड्स आपके अभी कितने हैं? पहले भी 3 थे, अभी भी 3 ही है, लेकिन एक आपका रिप्लेस हो चुका है। कौन सी अमेंडमेंट से? 44th अमेंडमेंट से, ठीक है। लगाता कौन है? प्रेसिडेंट। पहले किसकी एडवाइस पर लगाता था? अभी किसकी है? पीएम प्लस कैबिनेट की रिटर्न एप्लीकेशन, ठीक है, समझ गए। पहले पूरे इंडिया में लग जाती थी, आजकल अभी इंडिया किसी पार्टी में लग सकती है। तो ऑल दिस प्रोविजंस हैज बीन डिस्कस्ड। नाउ यू विल गिव द हेडिंग पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन। नाउ यू विल गिव द हेडिंग पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन। Will it be fine if I take history class also for polity only? है ना, कंप्लीट हो जाएगा ना ये टॉपिक, अदरवाइज कल तक लटका रहेगा, आपकी पॉलिटी 2 दिन और शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री जो अप्रूवल है और जो ड्यूरेशन है वो क्या है आपकी इमरजेंसी की, क्या लगता है आपको? इमरजेंसी एक समय के ऊपर लगाई जाती है 6 महीने के लिए, ठीक है, और उसके बाद आप जितना मर्जी चाहो उतना जल्दी इतना जरा इसको एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। लिखो, the proclamation of emergency must be approved by both houses of parliament. The proclamation of emergency must be approved by both houses of parliament within 1 month from the date of its issue. Within 1 month from the date of its issue. अब देखो इतना आसान नहीं है इमरजेंसी लगाना। पहले राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति को एडवाइस देगा कैबिनेट, उसके बाद किसकी अप्रूवल चाहिए आपको? पार्लियामेंट की दोनों हाउसेस की, वो भी 1 महीने के अंदर अंदर। पहले होती थी 2 महीना, ठीक है, यानी कि इमरजेंसी को अप्रूव कराने के लिए ज्यादा समय दे दिया गया, लेकिन अभी कर दिया गया आपका 1 महीना, यानी कि इमरजेंसी लगाना मुश्किल हो गया। तो ये कौन से अमेंडमेंट में हुआ होगा 1 महीना आपका? 44। तो आप लिखो अर्लियर इट वाज 2 months, ब्रैकेट में लिख दो अर्लियर इट वाज 2 months। अब बाय चांस जब आपका इमरजेंसी लगाई गई है, ठीक है, उस समय आपका लोकसभा छुट्टी के ऊपर है। देखो राज्यसभा की छुट्टी के ऊपर नहीं होती है, आपको बताइए राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, लोकसभा छुट्टी के ऊपर हो सकती है। अगर बाय चांस आपकी लोकसभा छुट्टी के ऊपर है, तब क्या प्रोविजन होगा आपका कि लोकसभा के गठन के 1 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। मतलब कि आपको अगर आज प्रेसिडेंट का ऑर्डर आ गया फॉर इमरजेंसी, ठीक है, तो इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट विद इन 1 month। अगर तो हाउस है तो जिस डेट को इशू हुआ उसी का 1 महीना, और अगर हाउस नहीं है तो जब भी आपका हाउस का फिर से गठन होगा तो उसके 1 महीने के अंदर, यानी तब तक क्या रहेगी आपकी? कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। डन है, यहाँ तक लिखने की जरूरत नहीं है इस बात को, लेकिन समझ गया आप इस चीज को कि अगर आपका हाउस छुट्टी के ऊपर है तब क्या होगा, क्योंकि बुक में लिखा होगा ना, अगर आप पढ़ोगे आपको लग जाएगा पता, बुक के अंदर थोड़ा लिखा हुआ है। मैं आपको ऊपर ऊपर का पॉइंट लगा रहा हूँ, बुक में पढ़ लेना एक बार। अगर हाउस छुट्टी के ऊपर है देन व्हाट विल हैपन कि जब आपका हाउस रिकॉन्स्टिट्यूट होगा उसके 1 महीने के अंदर अप्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। अब लिखो इफ अप्रूव्ड, नेक्स्ट पैराग्राफ लिखना, इफ अप्रूव्ड बाय 2 हाउसेस, इफ अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेस, लिखो अगर दोनों हाउस ने इसको अप्रूव कर दिया, the emergency continues for 6 months. If approved by both houses, the emergency continues for 6 months and can be extended to indefinite पीरियड। मतलब कि डिफाइंड पीरियड नहीं है, जितना ज्यादा समय लग सकता लगने तो कोई दिक्कत नहीं है। कैन बी एक्सटेंडेड टू एन इनडेफिनाइट पीरियड विद एन अप्रूवल ऑफ, बताओ, पार्लियामेंट। अब जब इसको रिन्यू करना है ना तो प्रेसिडेंट नहीं चाहिए, ठीक है। अगर इसको रिन्यू करना है तो प्रेसिडेंट नहीं चाहिए, शुरू करने के लिए प्रेसिडेंट चाहिए, एंड करने के लिए प्रेसिडेंट चाहिए,
रिन्यू करने के लिए प्रेसिडेंट नहीं चाहिए फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड विद एन अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट फॉर एवरी 6 months, फॉर एवरी 6 months। ठीक है, अब ब्रैकेट में लिखो दिस प्रोविजन वाज आल्सो एडेड बाय, बताओ 44th अमेंडमेंट। अच्छी चीज है नहीं है कि हर 6 महीने बाद अप्रूव करो। दिस प्रोविजन वाज आल्सो एडेड बाय 44th अमेंडमेंट। साल कौन सा है? 1978। ठीक है, पहले क्या था, जब तक एक्सटेंड करनी तब तक कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। 6 महीने का कोई कंसेप्ट था ही नहीं। एक बार इमरजेंसी लगा दी, जब बोलोगे एंड करना तब एंड लगाना, चाहे 5 साल बाद बोलोगे एंड करना तब 5 साल बाद एंड होगा। कोई रिन्यूअल कोई कुछ नहीं होगा आपका, बस कंटिन्यू रहेगी वो आपका। लेकिन अब क्या है, हर 6 महीने बाद क्या होगी आपकी रिन्यू करनी पड़ेगी। और कौन करेगा रिन्यू इसको? पार्लियामेंट करेगा। ठीक है, डन। अब लिखो नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करना। देखो एवरी रेजोल्यूशन अप्रूविंग the continuance of emergency, every resolution approving the continuance of emergency must be passed by special majority, must be passed by special majority। क्या होता है आपका स्पेशल मेजोरिटी? जितने लोग प्रेजेंट हैं उनका 2/3 और जो टोटल मेंबर है उनका 50%। ठीक है, तो इसी इतना याद रखो स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता है अब तक सिर्फ वर्ड याद रखो स्पेशल मेजोरिटी, बाकी हम बाद में डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग जब हम करेंगे तो। ठीक है, तो स्पेशल मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा। अब ब्रैकेट में लिखो दिस प्रोविजन वाज आल्सो एडेड बाय, बताओ 44th अमेंडमेंट। तो 44th अमेंडमेंट ने इमरजेंसी लगाना मुश्किल कर दिया है। कंक्लूजन ये है, this provision was also added by 44th amendment। पहले क्या था? सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, जितने लोग आए हैं उसका 50%। अभी क्या है, जितने लोग आए हैं उसका 2/3। डन यहां तक? तब भी स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, और अब भी मतलब जो भी चीज, जो भी अप्रूवल चाहिए आपको पार्लियामेंट से इमरजेंसी के रिगार्डिंग, वो किससे पास होगा? आपका स्पेशल से ही होगा आपका। ठीक है, अगला आप लिखो रिवोकेशन। अगली हेडिंग लिखनी है आपने, रिवोकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन। रिवोक करना क्या होता है? हटाना, वापस बुलाना। ठीक है, REVOCATION, रिवोकेशन। देखो रिवोकेशन के 2 तरीके हैं। पहला आपका प्रेसिडेंट रिमूव करे और दूसरा पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को बोले कि रिमूव कर दे। ठीक है, लेकिन दोनों केसेस में रिमूव कौन करेगा इसको? प्रेसिडेंट। जिसने लगाई है इमरजेंसी उसको, इमरजेंसी को प्रेसिडेंट ही रिमूव करेगा। तो आप लिखो, पहला आप लिखो इट मे बी, फर्स्ट पॉइंट लिखो और पॉइंट नंबर 1 लिखना है इसके लिए। लिखो इट मे बी रिवोक्ड बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम। इट मे बी रिवोक्ड बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम, और ब्रैकेट में लिखो इवन विदाउट द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट, even without the approval of parliament। ठीक है, लिख लिया। अब सेकंड लिखो द प्रेसिडेंट मस्ट रिवोक अ प्रोक्लेमेशन। सेकंड पॉइंट है आपका ये, द प्रेसिडेंट मस्ट रिवोक अ प्रोक्लेमेशन if the Lok Sabha passes a resolution, if the Lok Sabha passes a resolution disapproving its continuance, disapproving its continuance या continuation कुछ भी लिख दो, disapproving its continuation। कि अगर आपका लोकसभा ने कह दिया राष्ट्रपति को कि इसको हटा दो, तो राष्ट्रपति को वो हटानी ही पड़ेगी। राष्ट्रपति की अपनी फ्रीडम नहीं है कि वो कंटिन्यू कर सकता है। मतलब अगर थोड़े से लोग भी कहते हैं कि आप हटा दो इमरजेंसी, तो आपका इमरजेंसी हट जाएगी, क्योंकि इमरजेंसी कोई अच्छी चीज नहीं है। आपको मैंने कहा ना कि इट्स मींस ब्रेकिंग द लॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि आपको सेफगार्ड दिया गया है, लेकिन फिर भी रूल तो ब्रेक कर रहे हो आप, नॉर्मल रूल तो तोड़ रहे हो ना।
तो जब अगर मिनिमम से मिनिमम लोगों को भी लगता है कि इसको हटा दो यार, अब ठीक नहीं है, अब प्रॉब्लम ठीक हो चुकी है, तो उसको हटा देना है। अगर राष्ट्रपति को अकेले लगा तो भी, अगर लोकसभा को लगा तो भी रिमूव कर सकते हो, ठीक है। और साथ में अगर बाय चांस आपका जो लोकसभा है, अगर उसके 1/10 जो लोग हैं आपके, ठीक है, अगर उनको भी फील होता है ऐसा कि इसको रिमूव कर देना चाहिए इस टाइम के ऊपर, तब भी क्या हो सकता है, उसके ऊपर मीटिंग बैठ सकती है। तो हम डिस्कस करते हैं। अब ये जो आपका सेकंड पॉइंट है, इसमें लिखो एडिड बाय कौन सी अमेंडमेंट, 44th, अगेन 44th, एडिड बाय 44th अमेंडमेंट। तो कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि 44th अमेंडमेंट वाज ए गुड अमेंडमेंट, स्पेशली बिकॉज इट गेव मैनी सेफगार्ड्स अगेंस्ट नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, स्टेट के रिगार्डिंग नहीं है ये, किसके रिगार्डिंग है, आपका नेशनल के रिगार्डिंग है। ठीक है, लिखो सिंपल एक स्टार मार्क डाल के लिख देना, लिखो द 4th अमेंडमेंट, sorry, the 44th amendment also provided that when 10% of total members of Lok Sabha, when 10% of total members of Lok Sabha gives a written notice to speaker, ब्रैकेट में लिखो और प्रेसिडेंट टू स्पीकर, ब्रैकेट में लिखो और टू प्रेसिडेंट, ब्रैकेट क्लोज, a special sitting of the house, a special sitting of the house special sitting of the house should be held within 14 days, full stop. देखिए, the purpose would be to consider the resolution, the purpose would be to consider a resolution disapproving the continuation of proclamation. Then अब देखो, अब सपोज किस किस तरीके से आपकी रिमूव हो सकती है, अगर आपका प्रेसिडेंट बोल दे तो, ठीक है, तब रिमूव हो सकती है। दूसरा, आपका प्रेसिडेंट को कौन बोल दे, लोकसभा बोल दे, ठीक है। अब अगला है कि अगर आपके लोकसभा के 10% मेंबर्स बोले कि इसको रिमूव करना है, तो उससे क्या हो जाएगी, आपकी मीटिंग शुरू हो जाएगी, रिमूव नहीं होगी इमरजेंसी, आपकी मीटिंग शुरू हो जाएगी। उस मीटिंग में अगर ये 10% मेंबर बोल देते हैं, फिर आपकी लोकसभा में भी वोटिंग होगी और आपके राज्यसभा में वोटिंग होगी, ठीक है। और दोनों हाउसेस से इसको पास कराना पड़ेगा कितने के साथ, स्पेशल मेजोरिटी के साथ। लेकिन अगर लोकसभा डायरेक्टली बोल दे इसको रिमूव करना है, तो अगर लोकसभा का सिंपल मेजोरिटी से भी, अगर लोकसभा ने सिंपल मेजोरिटी से भी बोल दिया कि इसको रिमूव कर दो, तो हट जाएगी। लेकिन अगर मेंबर स्टैंड ले रहे हैं, ठीक है, तो कितने से पास करना पड़ेगा आपको, स्पेशल से, ठीक है। लोकसभा बोले तब नहीं पूछेंगे राज्यसभा से, ठीक है। अगर सिंपली लोकसभा ने बोल दिया तब नहीं, लेकिन अगर मेंबर्स बोल रहे हैं कि वोटिंग करवाओ, ठीक है, अगर मेंबर्स बोल रहे हैं कि वोटिंग करवाओ, तब आपका किससे पूछना पड़ेगा, साथ में आपको राज्यसभा से। लेकिन अगर आपका सिर्फ लोकसभा डायरेक्टली बोल दिया प्रेसिडेंट को रिमूव कर दो इसको, ठीक है, तब आपका किससे नहीं पूछेंगे, आपका राज्यसभा से नहीं पूछेंगे आपका, ठीक है। लेकिन अगर मेंबर्स बोले देन किसको पूछेंगे, आपका ये राज्यसभा से, ठीक है। तो जहां आप सिंपल लिख दो, यहाँ पे पूरा पैराग्राफ तो लिखना ठीक नहीं है, आपकी बुक में है वैसे ये चीज, ठीक है, तो आप बुक से रीड करना, समझ रहे हो, लेकिन इस चीज का मतलब क्या है आपका, ठीक है। इफ अंडरस्टैंडिंग देन इट्स फाइन, ठीक है। अब आगे हम लिखते हैं आपका इफेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी। लोकसभा सेशन तभी तो आपको एक पैराग्राफ लिखाया था प्रेसिडेंट से, तब डायरेक्टली आपने ये भी दिखाया ना कि तब डायरेक्टली प्रेसिडेंट को दे सकते हैं।
उसके बाद फिर आपका स्पेशल सीटिंग बुलाई जाएगी। वो within 14 days बोला है हाँ तो बुलाई जाएगी ना आपकी। लोकसभा सेशन लोकसभा का सेशन में ना होने का मतलब ये है कि छुट्टियां तो हो सकते हैं 2 महीने की। और मेंबर थोड़ी अगर डिसॉल्व हो चुका है फिर तो आपकी लग ही नहीं सकती इमरजेंसी ना। आपका कभी भी हाउस डिसॉल्व हो नहीं सकता। यही तो इंदिरा गांधी को पता था कि व्हेन देयर इज इमरजेंसी द हाउस कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड। हाउस कैन नॉट बी इन सेशन बट हाउस कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड। ठीक है, समझ गए। अब लिखो इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी। क्या होता है नेशनल इमरजेंसी से? सेंटर बिकम्स पावरफुल। ठीक है, लेकिन हमने इतना कुछ डिस्कस नहीं करना है। हमने सिंपली 2-3 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट से वो डिस्कस करने, जिनमें से एक है आपका आर्टिकल नंबर 358, एक है आर्टिकल नंबर 359। हमने 2 डिस्कस करने हैं। ठीक है, और एग्जाम में क्वेश्चंस भी इसी के रिगार्डिंग आते हैं आपके। आप अच्छा आर्टिकल नंबर 355 के याद करो, ऐसे रैंडमली पूछ लिया मैंने आपसे क्योंकि बताया हुआ आप लोगों को। आर्टिकल 355 क्या है? ना करो याद। याद करो। देखिए आवाज बताओ फिर। सेंटर रिस्पॉन्सिबल है, वो तो है ही है। हाँ To protect states from external aggression. सेंटर विल प्रोटेक्ट स्टेट। और अगर सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टेट संविधान के अकॉर्डिंगली चले, ये 2 बातें उसके अंदर। स्टेट फेल्स टू कंप्लाई विद द इंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटर। ठीक है, तो आपका सेंटर जो है वो कोई ना कोई स्टैंड ले सकता है, और वो स्टैंड क्या होगा? आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी। चलो अब लिखो, पहला पॉइंट लिखो इफेक्ट ऑन लाइफ ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली। इफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ लोकसभा एंड स्टेट इमरजेंसी। लिखो देखो ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ एनई, ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ एनई, क्या सॉरी प्रोक्लेमेशन मत लिखो, गलत वर्ड है ये, ऑपरेशन लिखो। ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ एनई द लाइफ ऑफ लोकसभा, द लाइफ ऑफ लोकसभा may be extended beyond its normal term। क्या है लोकसभा के नॉर्मल टर्म? 5। लेकिन क्या संविधान में कहते हैं आपका 5 इयर्स है? नो, हम नहीं कहते। लोकसभा की कोई फिक्स टर्म नहीं होती है। लोकसभा कब तक रहती है? जब तक मेजोरिटी रहती है। ठीक है, बियॉन्ड इट्स नॉर्मल टर्म ब्रैकेट में लिखो 5 इयर्स फॉर 1 ईयर एट अ टाइम, फॉर 1 ईयर एट अ टाइम फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम। ठीक है, फॉर 1 ईयर एट अ टाइम फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम। डन यहां तक? अब लिखो फॉर एग्जाम्पल द 5th लोकसभा, फॉर एग्जाम्पल द 5th लोकसभा was given an extension of 2 years, was given an extension of 2 years, full stop,
1971 to 1977. इंदिरा गांधी was such a popular leader. उन्होंने एक ना 2 शब्दों का नारा दिया था एक, एंड शी बिकेम द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ इंडिया जो आज तक कभी हो सकता है। किसी को पता है वो नारा क्या था? सिर्फ 2 शब्दों का नारा था। जब उन्होंने इलेक्शन लड़ी थी ना 1971 वाली, शी जस्ट गेव अ स्लोगन ऑफ 2 words ना। Indira is India. हाँ जी, इंदिरा इंडिया ना ना, इतना नहीं, तो बाद में लोगों ने कहा कि इंदिरा जय हिंद। नहीं, सोचो, याद करो, बहुत सिंपल है, हर नेता बात करता है आजकल इसकी। गरीबी हटाओ, सिर्फ 2 शब्दों का नारा था, पूरे के पूरे कैंपेन का सिर्फ 2 ही शब्दों का मतलब था, गरीबी हटाओ। ठीक है, उस टाइम इंडिया में इतनी गरीबी थी कि अगर आप बोलो ना हाईवे बनाएंगे, लोग कोई वोट नहीं देंगे। अब उन्होंने हम गरीबी हटा देंगे। ठीक है, एंड इन 1975 शी स्टार्टेड अ प्रोग्राम, इसको हम कहते हैं 20 पॉइंट प्रोग्राम। ये बहुत फेमस प्रोग्राम था आपका, टीपीपी कहते हैं इसको, मतलब शी वाज अ गुड लीडर। क्या करते थे, हम हर बार सोचते थे कि गरीबी हटाएंगे, पैसा लेके आएंगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट होगी, मतलब बड़ी बड़ी बातें करते रहे कि इन्वेस्टमेंट होगी, फिर लोगों को जॉब्स मिलेंगी, फिर ये होगा, फिर वो, फिर गरीबी हट जाएगी। उसने बोला कि इतना बड़ा टारगेट ना लोगों की समझ में आता है, ना हम कर सकते हैं। शी डिसाइडेड 20 पॉइंट्स, अगर हमने उन 20 पॉइंट के ऊपर काम किया तो गरीबी अपने आप हट जाएगी। जैसे साफ पानी पिलाओ लोगों को, सेफ ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, ठीक है, चीप फूड, जो खाने की प्राइसेस है उसको कंट्रोल कर लो। ठीक है, सैनिटेशन प्रोवाइड कर दो, जो गंदगी वगैरह ना हो आपकी। ठीक है, अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड कर दो। शी गेव 20 पॉइंट्स, जिसके कारण एक आदमी कम से कम पैसे में सर्वाइव कर सकता है। कहते हैं जब आप गरीब को पैसा नहीं ना दे सकते तो उसके आसपास की चीजें सस्ती कर दो। शी डिसाइडेड दैट ओनली। तो ये 20 पॉइंट प्रोग्राम स्टार्ट किए थे, एंड इतना सब कुछ सुनने के बावजूद शी अगेन बिकम द प्राइम मिनिस्टर। शी इम्पोज नेशनल इमरजेंसी ना, you know for how many time Morarji Desai became the PM? For 2 years only. After 2 years Indira Gandhi again came back to the power. ठीक है, but that was the last time she was coming to a power. You know what happened next. ठीक है, तो sometimes people become hungry, but it does not mean कि they are bad leaders. मतलब whenever we have to talk about a leader ना, we have to talk about all the aspects. ठीक है, there are some leaders जो बड़े honest माने जाते हैं आपके। जैसे सबसे ज्यादा ऑनेस्ट नेता जो आज तक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं बताओ आप? लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, ही नेवर यूज्ड द ऑफिशियल कार, ठीक है, फॉर हिज हाउस होल्ड वर्क्स। देयर आर मेनी थिंग्स अबाउट लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, सबसे ज्यादा और कौन से कोई है आपके फेमस? कितने पीएम के नाम बता सकते हो आप आज तक? चलो मैं तो आसान करता हूँ। नरेंद्र मोदी मैंने बोल दिया, ठीक है, मनमोहन सिंह मैंने बोल दिया, जवाहरलाल नेहरू मैंने बोल दिया, इंदिरा गांधी मैंने बोल दिया, अटल बिहारी वाजपेयी चलो मैंने बोल दिया। बताओ बाकी। हाँ, मोरारजी देसाई, ओ तेरी, और पीवी नरसिम्हा राव, और ले लिया मैंने। सरदार जी सबसे पहले याद करता हूँ मैं, राजीव गांधी। राजीव गांधी हैड अ वेरी सरफिरा ब्रदर, संजय गांधी, जिनकी जो फैमिली है, मेनका गांधी एंड हिज सन, क्या नाम है उसका, राहुल गांधी का जैसे दिखता है वो भी, लेकिन वो बीजेपी में है। क्या नाम है उसका? वरुण गांधी। वरुण गांधी एंड मेनका गांधी, दी सन एंड वाइफ ऑफ संजय गांधी, ये राजीव गांधी के भाई थे। कहते ही वॉज अ बेटर लीडर एज कम्पेयर टू राजीव गांधी, बट ही वॉज वेरी ब्रूटल। ही वॉज गिवन अ टास्क टू रिड्यूस, टू स्टॉप द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, उसने लोगों की नसबंदी करवा दी। ठीक है, उसको और कोई सोल्यूशन नहीं दिखा, जहां तहां लोग दिखे उनको उठा के उनकी नसबंदी करवा रहा है वो। ठीक है, and he was a qualified pilot. Rahul Gandhi is also qualified pilot. His father was also qualified pilot. तो मैं थे है, अगर आप एक ना सीरीज आती है बहुत अच्छी है, एबीपी न्यूज सुना है आपने? एबीपी न्यूज आप लोग इसको देखते हो अलग नजरिए से कि गोदी मीडिया है। इसकी ना पहले की सीरीज है, एक बहुत अच्छी सीरीज है। एक है संविधान और एक है प्रधानमंत्री, हिंदी में है, और बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स वगैरह उसके अंदर हैं। आप देखना संविधान और प्रधानमंत्री। संविधान में आपको लगेगा पता कि आपका देश का संविधान बना कैसे, और प्रधानमंत्री में आपको हर एक प्रधानमंत्री के पूरे पूरे टेन्योर में जितनी भी कंट्रोवर्सीज हुई,
जितने भी प्रोटेस्ट हुए उन सबको बताया हुआ है, और प्रॉपर एक्टर्स है उसके अंदर। मतलब ये नहीं कि मैं डॉक्यूमेंट्री या सिर्फ बोल रहे हैं, एक्टर से एक्टिंग करवा रखी है, बहुत अच्छी है। और ये एबीपी न्यूज की है, बहुत सी देख सकते हो आप। एक का नाम है प्रधानमंत्री, एक का नाम है आपका संविधान। संविधान उसकी है, राज्यसभा टीवी की है, ये सरकार ने खुद बनाई है संविधान। और आप सपोज करो कि उसमें एंकर कौन होगा, जानते हो? स्वरा भास्कर को, ठीक है? स्वरा भास्कर बहुत ज्यादा गालियां खाती है आजकल, ठीक है, फॉर हर जो भी बातें करती है वो, बट शी इज द एंकर, और उसने प्रॉपर संविधान को एक्सप्लेन कर रखा है। बहुत अच्छी सीरीज अगर आप देखना चाहो तो। जिस तरीके से आपका सेंटर का टेन्योर एक्सटेंड हो सकता है, उसी तरीके से आपका स्टेट का भी एक्सटेंड हो सकता है। लिखो सिमिलरली द पार्लियामेंट, लेकिन स्टेट का भी कौन एक्सटेंड करेगा? पार्लियामेंट ही करेगा। सिमिलरली द पार्लियामेंट में एक्सटेंड, सिमिलरली द पार्लियामेंट में एक्सटेंड the tenure of state legislative assembly, tenure of state legislative assembly। अब याद रखना, इसका ये मतलब नहीं है कि इमरजेंसी लगी और टेन्योर बढ़ गया। अगर टेन्योर बढ़ाना है तो इमरजेंसी के बाद पार्लियामेंट को फिर से अप्रूवल देनी पड़ेगी, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपकी इमरजेंसी लग गई तो बिना बात ही आप मान रहे हो कि टेन्योर बढ़ चुका है। सपोज आपकी इमरजेंसी लग चुकी है, उसके बाद भी आपको पार्लियामेंट के लिए, जब आप पार्लियामेंट में जाओगे तो इमरजेंसी भी अप्रूव करवानी पड़ेगी, साथ में आपका पार्लियामेंट के पास फिर से जाना पड़ेगा अगर आपको क्या करना है, टेन्योर बढ़वाना है, ठीक है? टेन्योर अलग से बढ़वाना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि इमरजेंसी लग गई और टेन्योर बढ़ गया, उसके अंदर का प्रोविजन नहीं है, ये अलग से है। इसलिए क्या लिखा हुआ है आपका, मे वर्ड लिखा है ना आप लोगों ने, मे, मतलब बढ़ा भी सकते हैं और नहीं भी बढ़ा सकते। देखना पड़ेगा ना कि इमरजेंसी किस आधार के ऊपर लगी हुई है आपकी, ठीक है? अब अगला लिखो इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स, इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स, ये सेकंड पार्ट है आपका। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है, देयर आर प्लेंटी ऑफ क्वेश्चन जो आपके इसके अंदर से आ सकते हैं। आप लिखो आर्टिकल 358 एंड 359, आर्टिकल 358 एंड 359 describes the effect of fundamental rights, describes the effect of fundamental rights, sorry, describe the effect of national emergency on the fundamental right, उल्टा बोल दिया, sorry, describe the effect of national emergency on the fundamental right। पहले हेडिंग लिखो आर्टिकल 358 की, इसमें कहा गया है कि जो आपका फंडामेंटल राइट है, ठीक है, कौन कौन से आर्टिकल है फंडामेंटल राइट के लिए? आर्टिकल नंबर 40, सर अगर देखा जाए पूरा का पूरा पार्ट के रिगार्डिंग, तो आपका 12 से लेकर 35 तक जितने भी आपके आर्टिकल्स है वो किसके अंदर आते हैं? आपके फंडामेंटल राइट्स के अंदर आते हैं। और इसके तहत आपका एक आता है आर्टिकल नंबर 19, ठीक है? तो कहते हैं कि जैसे ही आपकी नेशनल इमरजेंसी लग जाती है तो ऑटोमेटिकली विदाउट एनी सेपरेट ऑर्डर जो भी आपके राइट्स दिए गए हैं आर्टिकल नंबर 19 के अंदर वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या राइट है? स्पीच एंड एक्सप्रेशन, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फिर है आपका असेंबली, यानी कि आप इकट्ठे नहीं हो सकते, आपका फंडामेंटल राइट है कि आप इकट्ठे हो सकते हो, ठीक है, साथ में कोई रैली निकाल सकते हो, लेकिन इमरजेंसी लगते हैं आपका ये राइट ऑटोमेटिकली बिना किसी स्पेशल ऑर्डर के हट जाता है। आप जो चाहे बोल सकते हो, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हो। आपको मैंने कहा ना, इंदिरा गांधी को जैसे लोगों ने क्रिटिसाइज किया आफ्टर इमरजेंसी, दे वर पुट इनटू जेल, क्योंकि उनका फंडामेंटल राइट था स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, वो छीन लिया गया। इसके अलावा एक होता है आपका एसोसिएशन बनाने का राइट, मतलब कि आप संगठन बना सकते हो, आप अभी संगठन भी नहीं बना सकते, ठीक है? इसके अलावा एक होता है आपका राइट ऑफ मूवमेंट, कि आप इंडिया के किसी भी कोने में जा सकते हो, वो राइट भी ऑटोमेटिकली छिन जाएगा आपका। एक होता है आपका सेटलमेंट, कि आप इंडिया के किसी भी एरिया में सेटल हो सकते हो, वो राइट भी आपका छिन जाएगा। और एक होता है आपका प्रोफेशन, कि आप जो चाहे व्यवसाय आप प्रैक्टिस कर सकते हो, वो राइट भी आपको ऑटोमेटिकली
छिन जाएगा। ठीक है, सही है कि गलत है? अगर इमरजेंसी है, इमरजेंसी खुद मान रही है कि नहीं छीनने चाहिए, लेकिन सिचुएशन ऐसी है, तो अगर देखा जाए इमरजेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इनको छीनना सही है, लेकिन नाजायज भी तो है, फालतू का ही तो है ये। अगर देखा जाए, ठीक है, इमरजेंसी है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन रोक दो, असेंबली रोक दो, एसोसिएशन रोक दो, बट व्हाई आर यू स्टॉपिंग दिस थ्री? इट हैज नथिंग टू डू विद द डिस्टर्बेंस एंड ऑल। चलो एक पल के लिए मूवमेंट को भी रोक दिया कि हाँ कल्प्रिट भाग सकता है जहां तहाँ, आपने रोक लगा दी उसके ऊपर। लेकिन अगर कोई बंदा कहीं पर सेटल होना चाहता है किसी स्टेट में, कोई बंदा अपना कोई प्रोफेशन एक्सेप्ट करना चाहता है, तो वो तो करने देना चाहिए ना। तो आपका बाद में 44th अमेंडमेंट के तहत यह कहा गया कि सिर्फ वही राइट आपके सस्पेंड होंगे जिसका एक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है किसके साथ? इमरजेंसी के साथ। अगर कोई रिलेशन नहीं है फिर कोई सस्पेंड नहीं होगा। तो देयर आर अदर प्रोविजंस आल्सो। क्या कहता है आपका आर्टिकल नंबर 358 कि जितने भी, जैसे ही आपकी इमरजेंसी लग गई, आर्टिकल 19 के अंदर जो भी आपके अधिकार है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगे। बाद में क्या कहा आपके अमेंडमेंट ने कि जिसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है किसके साथ? इमरजेंसी के साथ, सिर्फ वही राइट सस्पेंड होगा, बाकी नहीं होगा। ठीक है, तो आप लिखो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 358, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 358, when a proclamation of NE is made, when a proclamation of NE is made, the six fundamental rights under Article 19, are automatically suspended. क्या मतलब ऑटोमेटिकली का? नो सेपरेट ऑर्डर इज रिक्वायर्ड। लिख सकते हो ब्रैकेट में, नो सेपरेट ऑर्डर इज रिक्वायर्ड। और जैसे ही इमरजेंसी खत्म होती है, ठीक है, तो एट द सेम टाइम, आज इमरजेंसी खत्म हुई, आज ही क्या आ जाएंगे आपके बाकी 6 के 6 राइट वापस आ जाएंगे आपके। ठीक है, यूजुअली होता क्या है कि जब आपके कोई भी राइट सस्पेंड होता है ना, कोई भी राइट अगर आपसे छीन लिया जाता है, तो उसके लिए आप कहाँ अप्रोच कर सकते हो? कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो। और कौन सा कोर्ट? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट। फॉर योर फंडामेंटल राइट यू कैन डायरेक्टली अप्रोच सुप्रीम कोर्ट। अगर किसी ने किसी का मर्डर भी कर दिया हुआ है ना, उसके बाद भी द हाईएस्ट यू कैन अप्रोच इज हाई कोर्ट, क्योंकि क्रिमिनल किसकी जुरिस्डिक्शन है? ओरिजिनल हाई कोर्ट की है। बट वेन एवर देयर इज सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट, किसी ने किसी को कास्टिस्ट रिमार्क दे दिए, यानी कि क्या है आपका डिस्क्रिमिनेशन हुआ ना आपका कास्ट के साथ, तो क्या हो गया आपका वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। इसके लिए आप कहाँ जा सकते हो सकता है कि आपको इतना फील ना हो कि आपका ये कोई बहुत बड़ा क्राइम हो गया, बट फॉर दिस ऑल्सो यू कैन डायरेक्टली अप्रोच सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, लेकिन जब आपका इमरजेंसी लगती है तो आर्टिकल 358 के तहत आप कहाँ नहीं जा सकते? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते। ठीक है, तो आप लिखो एनी लॉ मेड during emergency to the extent of inconsistency with Article 19 ceases to have effect after emergency is withdrawn. However, no remedy lies for anything. However, no remedy, इसी में कंटिन्यू करो. However, no remedy lies for anything during the emergency. Then कहते हैं कि अगर आपका इमरजेंसी के दौरान सरकार कोई लॉ लेके आ जाती है जो आपका आर्टिकल नंबर 19 को अफेक्ट कर रहा है, तो उस आर्टिकल को या उस लॉ को आप तब चैलेंज नहीं कर सकते जब आपकी इमरजेंसी है।
लेकिन जैसे ही आपकी इमरजेंसी हटी था उसको चैलेंज कर सकते हो। तो इस हमें क्या लग रहा है पता है कि इमरजेंसी के दौरान आपका कोई ऐसा लॉ भी आ सकता है जो आपसे बेसिक फंडामेंटल राइट भी आपसे छीन ले, लेकिन जैसे ही इमरजेंसी खत्म हुई वो लॉ क्या हो जाएगा, आपका इनवैलिड हो जाएगा। अब लिखो 44th अमेंडमेंट, इसी के अंदर लिखो आप 44th अमेंडमेंट, एक नई छोटी हेडिंग दो। 44th अमेंडमेंट ने क्या किया, देखो 44th अमेंडमेंट restricted the scope of article 358, restricted the scope of article 358 डन। अब इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात आई है आपकी, आर्टिकल जो 44th अमेंडमेंट है आपकी, 44th अमेंडमेंट जब आया था तो किसी एक इमरजेंसी के रिएक्शन पे आया था। वो कौन सी इमरजेंसी लगाई गई थी आपकी, नेशनल लगाई थी, लेकिन ग्राउंड कौन सा था आपका, इंटरनल डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो उस समय आपका कहा गया, मतलब इंटरनल डिस्टर्बेंस है ना आपका जो लगाया गया था आपका, तो यानी कि पहले भी लगी है आपकी इमरजेंसी, उससे पहले 2 बार आपकी इमरजेंसी लगी हुई है, बट किसी ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, क्योंकि एवरीवन नो कि वॉर के टाइम के ऊपर इमरजेंसी लगनी चाहिए। तो इस आर्टिकल ने बोल दिया 44th ने कि जब भी आपका आर्टिकल 19 सस्पेंड होगा वो तभी सस्पेंड होगा जब आपकी नेशनल इमरजेंसी लगी होगी, कौन से ग्राउंड के ऊपर, एक्सटर्नल के ऊपर लगी होगी। ठीक है, इंटरनल इमरजेंसी के दौरान आपका आर्टिकल नंबर 19 सस्पेंड नहीं होगा, ओनली ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ इमरजेंसी बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन और वॉर द आर्टिकल 19 विल बी सस्पेंडेड। ये सही चीज है कि नहीं है? ठीक है, तो आप लिखो नंबर 1 लिखो, आर्टिकल 19 कैन बी सस्पेंडेड only during external emergency. Article 19 can be suspended only during external emergency. क्या ग्राउंड्स हैं आपके एक्सटर्नल इमरजेंसी के, वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन। अच्छा वॉर तो हम समझ गए, एक्सटर्नल एग्रेशन क्या होता है पूछा भी नहीं आप लोगों ने। कोई कंट्री अगर डरा रही है, अगर डरा रही है, इफ यू आर ऑन द वर्ज ऑफ अ वॉर, सपोज आपका चाइना जो है उसने अपनी आर्मी को मूव करना शुरू कर दिया इंडिया के बॉर्डर्स की तरफ, ठीक है, एंड देयर इज स्कोप की बहुत जल्दी लड़ाई हो सकती है आपकी। ठीक है, यही तो हुआ था आपका यूक्रेन में, पहले रशिया ने अपनी आर्मी को बस मूव कराया और बोला कि हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ एक मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, अगले दिन अपने ट्रूप्स को ड्रॉप कर दिया वहां पे। तो उससे पहले भी आप क्या कर सकते हो, प्रोविजंस ले सकते हो। ठीक है, अब अगला लिखो आर्टिकल नंबर 359। आर्टिकल नंबर 359 ये बड़ा खतरनाक है। देखो आपका ना एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल नंबर 32। उस आर्टिकल नंबर 32 के अंदर कहा गया है कि जब भी आपका कोई भी फंडामेंटल राइट आपसे छीना जाएगा ना, आप डायरेक्टली कहाँ अप्रोच कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट को। तो आर्टिकल 359 जो है वो आर्टिकल नंबर 32 को सस्पेंड कर देता है। इसका मतलब है कि अगर इमरजेंसी के दौरान आपका फंडामेंटल राइट आपसे छीने गए तो आप कहाँ अप्रोच नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट अप्रोच नहीं कर सकते। तो आप लिखो आर्टिकल 359 ऑथराइजेस, आर्टिकल 359 ऑथराइजेस the president to suspend the right to move any court, suspend the right to move any court for the enforcement of fundamental right। अब देखो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, आपका वैसे कोई भी फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं होता, सिर्फ एक होता है, कौन सा, 19। लेकिन बाय ऑर्डर आपके बाकी फंडामेंटल राइट भी सस्पेंड किए जा सकते हैं, लेकिन 2 ऐसे हैं जिसको फिर भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता, आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21। तो सिंपल कंक्लूजन निकल के आया इन 2 आर्टिकल से कि क्या आपके फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो सकते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी, यस। ठीक है, ऑटोमेटिकली होते हैं, यस। कौन सा आर्टिकल, 19। बाय ऑर्डर कौन से हो सकते हैं, बाकी सारे के सारे एक्सेप्ट, समझ गए इस चीज को। लेकिन ये एक्सेप्ट वाला क्लोज किसने डाला होगा, 44th अमेंडमेंट ने। ठीक है, तो यहां तक समझ गए। तो आप ब्रैकेट में लिख दो आर्टिकल 32,
यानी कि आपका राइट है कि आप आर्टिकल 32 के तहत कहाँ अप्रोच कर सकते हो, कोर्ट्स को अप्रोच कर सकते हो, लेकिन कोर्ट को अप्रोच करने का हक किसने छीन लिया आपसे? 359 ने। ठीक है, देखो दिस मीन्स दैट the fundamental rights as such are not suspended. It means that the fundamental rights as such are not suspended, but only the right to seek remedy for their enforcement, but only the right to seek remedy for their enforcement is suspended. यानी कि फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं हुए, बस आप उनके लिए कहीं कंप्लेन नहीं कर सकते अगर छीन भी लिया आपको अगर कोई राइट प्रॉमिस किया गया है, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई छीनेगा तो हमें बताना। अब छीन भी लाया लेकिन आप किसी को बता नहीं सकते, इसका मतलब क्या है कि वर्चुअली आपने राइट छीन लिया है। लेकिन दो राइट के लिए आप कभी भी सुप्रीम कोर्ट के अप्रोच कर सकते हो, आर्टिकल 20 एंड 21। आर्टिकल 20 क्या होता है आपका? हु विल टेल मी? डिटेंशन की कन्विक्शन? आर यू श्योर? और 21? ये डिटेंशन नहीं है, सॉरी, ये राइट टू लाइफ है। ठीक है, तो आर्टिकल 20 में क्या है आपका? कन्विक्शन। व्हाट इज कन्विक्शन? गुनहगार प्रूफ करना। अब सपोज करो कि अगर आपको अरेस्ट तो कर सकते हैं इमरजेंसी के दौरान, पता सबको, लेकिन अरेस्ट करके आपको किसी फेक केस में घुसा दिया कहीं पे अंदर, इमरजेंसी हट जाएगी लेकिन आप नहीं हटोगे ना। ठीक है, तो गलत तरीकों से आपको कन्विक्ट प्रूफ नहीं कर सकते, आपका फंडामेंटल राइट है, और ये फंडामेंटल राइट आपका इमरजेंसी के दौरान भी खत्म नहीं होगा आपका। यानी कि अगर आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई होगी इमरजेंसी के दौरान, वो क्या होगी? लीगल तरीके से होगी, विद इन द बाउंडेशंस ऑफ लॉ होगी, ऐसे नहीं हो सकती आपकी। ठीक है, आपको अरेस्ट कर सकते हैं लेकिन जो कानूनी कार्रवाई आपके ऊपर होगी वो प्रॉपर जो प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जाएगा, उसके लिए प्रोसीजर सस्पेंड नहीं होगा आपका। ठीक है, दूसरा है राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ ना बड़े बेसिक से राइट है आपके, जो हमें मिल रहे हैं लेकिन हम महसूस भी नहीं करते। ठीक है, साफ पानी पता नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, लेकिन ये कहते हैं कि दम देते हैं। ठीक है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, इन्वायरमेंट। ठीक है, आपको कानूनी सहायता मिल सकती है, बड़े बेसिक से राइट्स हैं आपके। ठीक है, राइट अगेंस्ट नॉइज पोल्यूशन, राइट टू स्लीप। ठीक है, राइट टू इंटरनेट, राइट टू सीक इंफॉर्मेशन। इसके अलावा और भी बहुत सारे आपके राइट टू लाइफ के अंदर आते हैं। मतलब बहुत सारे अधिकार हैं जो आपके, मतलब देखो जिंदा सब रहते हैं। ठीक है, लेकिन डेफिनेटली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन एंड एन एनिमल। क्या डिफरेंस है इंसान और कुत्ते की जिंदगी में, या मर्द और कुत्ते की जिंदगी में? क्योंकि ऑल मैन्स आर डॉग ऐसा कहा है कुछ लोगों ने। हाँ, है कोई डिफरेंस इंसान और कुत्ते की जिंदगी में कि नहीं है? गाना भी है ना, बन गया कुत्ता, लड़कों के लिए ही है वो तो। कोई नहीं है? तूने कभी कुत्ता पढ़ते लिखते देखा तुमने? हैं? मर्द अपनी वैल्यू खुद डाउन करते हैं, देख सब मान के बैठे हैं कि हाँ हम हैं। कुत्ते को कोई चलता फिरता लात मार सकता है, कुत्ता भौंकेगा, कोर्ट थोड़ी जा सकता है कि लात मारी। ठीक है, खाना दिया तो खा लिया, चिल्लाएगा, 2 थप्पड़ और खाएगा। ठीक है, सोए हुए को जगा देते हैं। ठीक है, वो अपने पर्सनल स्पेस में होते हैं, फिर भी पत्थर मार देते हैं उनको। ठीक है, सबने की हैं ऐसी हरकतें। ठीक है, तो बेसिकली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द लाइफ ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। ठीक है, मतलब कि अगर हम देखें ना, ह्यूमन लाइफ इट इज मोर डिग्निफाइड एज कंपेयर टू ह्यूमन। तो जितनी चीजें अभी लाइफ को डिग्निफाइड बनाती हैं, सबसे रिसेंटली आपका इसमें ऐड किया गया है इंटरनेट। कुत्तों के पास इंटरनेट नहीं है, इंसानों के पास है, एंड इंटरनेट इज टर्निंग ह्यूमंस इनटू डॉग्स देन। बट अगर देखा जाए तो इंटरनेट है आपके लिए बेसिक नेसेसिटी। तभी तो जजमेंट दिया कि जल्दी से जल्दी रिस्टोर करो इसको। ठीक है,
जब JNK में आई हैव फ्रेंड्स, ठीक है, उनके कॉलेज के पेपर ही नहीं हुए, दे वर टोल्ड कि उनके पेपर ऑनलाइन हो गए, लेकिन इंटरनेट वाज सस्पेंडेड, ठीक है। समवन वाज स्टडिंग फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी फ्रॉम आगरा, वहां चल रहे हैं आपके पेपर, लेकिन 2020 में जो आप 2019 में जो आपका रिमूव किया गया आपका, वो पेपर नहीं दे सकते आपका, दे कैन नॉट मूव आउट ऑफ JNK। तो उस टाइम कहा गया था आपको सुप्रीम कोर्ट ने कि रिस्टोर इंटरनेट बिकॉज इट हैज पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ, ठीक है। और इसी के तहत दो काम दिए गए कि इंटरनेट को आपने एक्सेसिबल भी बनाना है और अफोर्डेबल भी बनाना है। इंडिया के हर एक कोने में इंटरनेट पहुंचा दो और सस्ते में पहुंचा दो, ठीक है। तो ये आपका ऐड हो चुका है एज ए राइट, इंटरनेट आपका राइट है, ठीक है। ये पॉसिबल हो पाती है क्लास आपकी, हालांकि बीच में थोड़ी बहुत हिकअप्स लगती है, क्लास में कट जाती है बीच में, बट स्टिल इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल अगर आपका इंटरनेट ना हो। तो इंटरनेट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ठीक है। तो पर्सनल लाइफ और पर्सनल लिबर्टी मतलब पर्सनल फ्रीडम आपको मिलेगी, आपको कोई पर्सनल स्पेस को नहीं टच करेगा आपका, ठीक है। इवन ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी आपको एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का अधिकार है, इफ यू आर लिविंग इट इन द बाउंडेशंस ऑफ लॉ। अगर आप एक लॉफुल लाइफ जी रहे हो, बिना मतलब लॉज को वायलेट नहीं कर रहे हो, देन नो वन विल डिस्टर्ब यू, ठीक है। ये आपका आर्टिकल नंबर 21। तो इसमें लिखो, अगला लिखो आर्टिकल 44th अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट of 1978 restricted the scope of article 359 in two ways. पहले भी हमें 358 के लिए टू वेज लिखा था कि नहीं लिखा था? एक ही लिखा था, हालांकि वहां पे भी टू वेज ही हैं, बट दूसरा वे क्या है कि जो राइट आपका इमरजेंसी से जुड़ा हुआ नहीं है वो सस्पेंड नहीं हो सकता, और सेम चीज यहाँ पे भी आएगी आपकी, ठीक है। आप लिखो, इसमें पहला पार्ट लिखो, द प्रेसिडेंट कैन नॉट सस्पेंड द राइट टू मूव कोर्ट, the president cannot suspend the right to move court for the enforcement of fundamental rights guaranteed by article 20 and 21, article 20 and 21। डन है यहाँ तक? ठीक है। और सेकंड लिखने की जरूरत नहीं है आपका, सेकंड सिंपल इतना है आपका कि बुक में भी दिया होगा, अगर देखोगे आप तो सेकंड से इतना सा आपका कि अगर आपका कोई भी लॉ बन रहा है जो डायरेक्टली आपका अफेक्ट नहीं कर रहा है किसको, इमरजेंसी को, तो वो कैंसिल नहीं होगा। मतलब अगर आपका कोई राइट है ऐसा जो डायरेक्टली इमरजेंसी को अफेक्ट नहीं कर रहा है, तो वो राइट आपका सस्पेंड नहीं होगा, ठीक है। सिंपल सा आपका। तो यहां तक आपका क्या डन हो गया आपका, नेशनल इमरजेंसी। नाउ गिव द हेडिंग स्टेट इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंट्स रूल। नाउ गिव द हेडिंग स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंट्स रूल। यू नीड अ ब्रेक ऑफ 2-3 मिनट्स, बट थोड़ा पढ़ लो उसके बारे में तब तक। छोटा सा ये पार्ट है आपका। How many of you attend geography class in the evening? बाकी सबको आती है? हैं? बाकी सबको आती है ज्योग्राफी? फिर क्यों लगाते क्लास? सेल्फ स्टडी फिर से पढ़ लो, खुद रिवीजन करनी है, कोई करवा रहा है रिवीजन, है ना? बेटर नहीं है? पढ़ लो बैठ के। और अगर तुम क्लास की पेस पकड़ के चलोगे ना तो तुम्हारा ज़्यादा फायदा होगा उसके अंदर, ठीक है। अभी जो रिवीजन है थोड़ी सी ऑर्गेनाइज हो जाएगी वो। और एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि सपोज इफ आई एम टीचिंग पॉलिटी नाउ, अगर मैं फिर से पॉलिटी पढ़ाऊंगा ना इसके बाद, ठीक है, दैट विल बी अ बेटर वर्जन ऑफ माइंड, ठीक है। इट हैपन्स व्हाइल टीचिंग
कि अगर आप लगातार 2 सब्जेक्ट पढ़ाते हो, जो बाद में पढ़ाते हैं ना, उसका बेटर वर्जन निकल के आता है। तो बिलीव मी, अगर आप अभी पढ़ोगे विक्रम सर से, इट विल बी अ बेटर वर्जन ऑफ हिम, he will be able to convey his things more clearly, so please reap benefit out of that. मुझे बस 1 मिनट दो, मैं आ रहा हूँ पानी भर के। इंग्लिश तो नहीं करना जैसे एनसीसी स्पेशल एंट्री आई है, हाँ, इन्होंने बोला है कि जो 1 अप्रैल के बाद इनके एग्जाम शेड्यूल हुए हैं तो वो अपीयर नहीं हो सकते। ऐसा है कि आप जैसे अप्रैल में एग्जाम है लास्ट सेमेस्टर, इसमें लिखा होता है कि इस डेट से पहले कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होती हैं। देखो ऐसा है ना कि ये बिल्कुल सही कह रहे हैं ये, क्योंकि आपका जो कोर्स है ये आपका बैठना शुरू हो जाएगा दिसंबर के आसपास मेरे ख्याल से, ये जो है तब तक आपकी डिग्री वगैरह नहीं आती है। सर अगर यूनिवर्सिटी को लेटर अगर लिखा हुआ है ना कि नहीं कर सकते अप्लाई, तो मत लो पंगे, ठीक है। तुम जाओगे, रिकमेंड भी हो जाओगे, फिर भी घर वापस आओगे। और तेरा ओटी क्लियर होगा इस बार, ये बता पहले। हाँ, तो फिर अगर तो एनसीसी में गया हुआ तो ओटी में नहीं जा सकता, ये रूल होता है। आई में वाला जा सकता है, अगर सीडीएस में ओटी भरा तो एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए नहीं जा सकते। अगर आप जैसे जाओगे ना सीडीएस के एंट्री में जाओगे, तो तुमसे वहीं पर्चे लिखवा देंगे कि अब मैं एनसीसी एंट्री में नहीं आऊंगा। और जब अगर चाहे क्लियर हो चाहे ना हो। सर ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों रूट से आपने जाना ओटी चेन्नई ही है, सेम कोर्स पे जाओगे ना आप दोनों। टेक्निकल में नहीं होता, टेक्निकल सबसे बेस्ट है। अगर टेक्निकल करना है ना तो टेक्निकल आप टीजीसी करो। अगर टीजीसी में सीटें भर गई ना, आपको ऐसे चेन्नई भेज देंगे, कहीं ना कहीं तो भेज ही देंगे आपको। अगर आपने कोई एंट्री भरनी है ना टेक्निकल वाली, तो टीजीसी वाली एंट्री भरो। अगर आपकी आईएमए की सीट्स फुल हो जाती हैं, दे विल थ्रो इन मतलब दे विल सेंड यू इन ओटीएच चेन्नई, ठीक है। तो टीजीसी बेस्ट है। मेरा एक फ्रेंड रिकमेंड हुआ था टीजीसी में, बड़ा चिल्ला रहा था, बाद में बड़ा रो रहा था कि मतलब अब नहीं होगा, मैं आउट हो जाऊंगा, ये हो गया वो हो गया। बाद में कॉल लेटर आया, खुशी खुशी आप ओटी में ट्रेनिंग कर रहा है वो। हाँ,
नहीं, शॉर्ट मिलेगी अभी, लेकिन कहीं तो सेटल हो गया है ना. समथिंग इज बेटर देन नथिंग एंड बेगर्स कांट बी चूजर्स. माय ओनली, मतलब जब तक चीजें आपके सामने नहीं है ना, तब तक आप कभी इमेजिन मत करो. मतलब मेरे को ना बड़ी चिढ़ मचती है इस चीज से. अब पता नहीं, मेरे फादर ने सर्व किया फौज में, तो मेरी मदर कहती थी कि तू फौज में नहीं जाएगा, ठीक है, तू ये करेगा वो करेगा. मैं कहा जब होगी तब चूज करूंगा ना, अब तो है ही नहीं, अब तो जो मिल जाए ठीक है. फिर कहते कि तुम वो वाला पेपर दो, एक CAPF का होता है वो पेपर दो, उसमें CISF ले लेना, वो बढ़िया होती है. मैंने कहा मेरे को CAPF पेपर क्लियर नहीं हो रहा, आप कैसे बोल रहे हो कि CISF लूँ मैं. ठीक है, तो जब तक आपके हाथ में कोई चीज नहीं है, शुड नेवर थिंक अबाउट की मतलब ये होना चाहिए. जो मिल रहा है एक्सेप्ट कर लो. द वर्ल्ड इज गोइंग टू बी वेरी ब्रूटल इन नेक्स्ट 5-6 years. ठीक है. नहीं, लड़कियों के लिए टेक्निकल एंट्री अभी खुल गई है, लेकिन वो गर्ल्स के लिए. अप्रैल 2024 का कोर्स. हाँ, अप्रैल 2024 का कोर्स. अगर उन्होंने बोला है ना, तो मान लो तुम्हारा कोई ना कोई डॉक्यूमेंट पूरा नहीं होगा उस टाइम के ऊपर. और जब आपको कोर्स में एंटर करना होता है ना, तो उस कोर्स में एंटर करने से पहले आपको चाहिए होते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट. ना प्रोविजनल ना स्टैम्प, कोई काम नहीं करता. ओरिजिनल डिग्री चाहिए होती है. SSP का तो आया नहीं आती है, तुम लोगों ने मजाक समझा हुआ है. हो गई है ना सर, जो हमारा फाइनल ईयर कंप्लीट हो गया है, उसका रिजल्ट आने वाला है. रिजल्ट और डिग्री में बहुत फर्क होता है. जो आपकी SP की डिग्रीज होती है ना, बहुत रिलेटेड आती है, कभी करना चेक आप. ठीक है, ये लोग बेवकूफ नहीं, उन्होंने अगर लिख के दिया है तो आप आओगे, आपके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होंगे, आपका भी दिल टूटेगा, उनका भी दिमाग खराब होगा, सीटें खाली जाएंगी वापस में. तो इसलिए दे हैव केप्ट की, अगर कर सकते तो वेट कर लो. ठीक है. हाँ, ऐसे मत बोलो भाई, बाहर के बंदों के सामने ऐसी बातें ना किया करो. तो अंदर की बात अंदर है तो ठीक है. चलो थोड़ा कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा ज्यादा है, कुछ और नहीं है. हेलो प्लीज. प्रेसिडेंट, ओए ओए, ये सबसे बड़ा इशू होता है, बात करना शुरू करो ना फिर. तो आपको बेसिक चीजें पता है इसके बारे में, ठीक है, कि इसमें क्या होता है, आपका जो सेंटर होता है वो स्टेट के ऊपर कंट्रोल ले लेता है, और जो आपकी स्टेट की गवर्नमेंट होती है उसको डिस्पोज कर देता है. ठीक है. नेशनल इमरजेंसी में स्टेट की गवर्नमेंट डिस्पोज नहीं होती है. ठीक है. नेशनल इमरजेंसी के तहत आपका जो सेंटर है वो स्टेट को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन उसको डिस्पोज नहीं कर सकता. अगर डिस्पोज करना तो क्या लेके आना पड़ेगा उसको, स्टेट इमरजेंसी. ठीक है. अब भारत के संविधान में आपका स्टेट गवर्नमेंट को एक अलग दर्जा दिया गया है, और उसी के तहत भारत का क्या कहा गया, आपका फेडरल गवर्नमेंट. ठीक है. लेकिन फेडरल सिस्टम आपका टूट जाता है, सेंटर कंप्लीटली टेक ओवर्स दी स्टेट ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ ए स्टेट इमरजेंसी. इसके और क्या नाम है आपके, प्रेसिडेंट रूल है, गवर्नर्स रूल है, और क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी है. तो आप लिखो आर्टिकल 355. आर्टिकल 355 imposes a duty on the center, imposes a duty on the center to ensure that the government of every state, to ensure that the government of every state is carried on in accordance with the provisions of the constitution, is carried on in accordance with the provisions of the constitution. Full stop. लिखिए, it is the duty of the center to take over the government of a state, under Article 356 in case of failure of constitutional machinery, in case of failure of constitutional machinery in state. देख लिया. इस लाइन में कोई डाउट किसी को?
समझ ना आई हो, जो बोल रहा हूँ वही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आर्टिकल 355 में अभी भी डिस्कस किया था, आर्टिकल 355 के तहत आपका सेंटर क्या करेगा, दो काम है सेंटर के, एक काम यहाँ लिखा नहीं है लेकिन एक काम और है कि सेंटर स्टेट को बचाएगा किसी भी प्रॉब्लम से, ठीक है। और जब स्टेट ढंग से काम नहीं करेगी तो सेंटर की ड्यूटी है कि इट विल टेक ओवर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट, ठीक है। लेकिन ग्राउंड्स क्या क्या है, तो ग्राउंड्स प्रॉपर मेंशन करने पड़ेंगे। आप लिखो दिस emergency can be imposed on two grounds. This emergency can be imposed on two grounds. Number one, Article 356. Number one लिखो Article 356 empowers the president. Article 356 empowers the president to issue a proclamation, if he is satisfied that the government of a state cannot be carried on, in accordance with the provisions of the constitution, देखो यूजुअली प्रेसिडेंट ये काम करता है आपका गवर्नर की रिपोर्ट के बाद कि गवर्नर ने कहा ऐसा, कि गवर्नर रिक्वेस्ट करता है कि ये लोग मेरी बात नहीं मानते, ठीक है, तो आप टेक ओवर कर लो कंट्रोल के ऊपर। लेकिन अगर गवर्नमेंट की रिपोर्ट नहीं भी है देन ऑल्सो प्रेसिडेंट कैन अनाउंस अ स्टेट इमरजेंसी, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि प्रेसिडेंट इतना पागल नहीं होता कि वो अनाउंस कर देता है, उसको पंप कौन देता है, मोदी जी नहीं, गवर्नमेंट, ठीक है। सेकंड लिखो आर्टिकल 365, सेकंड पॉइंट लिखो आर्टिकल 365 says that whenever a state fails to comply with or to give effect to any direction of the center, it will be lawful for the president to take control of the state, हालांकि लाइंस कुछ और है लेकिन 4 लाइन लिखोगे मतलब यही निकल के आना है, ठीक है। तो आर्टिकल 355, आर्टिकल 356, आर्टिकल 365 ऑल आर रिलेटेड टू योर व्हाट, स्टेट इमरजेंसी। तो आप लिख सकते हो कि 356 तो है ही है, ये है आपका मेन 356, ठीक है। लेकिन 355 भी आधार बनाता है और 365 भी क्या बनाता है, आधार। मतलब कि अगर 355 कहता है कि सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टेट को ढंग से चलाए, ठीक है, और 365 में प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो देखे कि स्टेट ढंग से चल रही है कि नहीं चल रही है। अगर सेंटर की नजर में आता है कि स्टेट ढंग से नहीं चल रही है, अगर प्रेसिडेंट की नजर में आता है कि स्टेट ढंग से नहीं चल रही है, तो आर्टिकल 356 के तहत तो क्या लगा सकते हैं, प्रेसिडेंट रूल या फिर स्टेट इमरजेंसी। ये बात समझ में आ गई। आर्टिकल 355 और आर्टिकल 360 क्या करते हैं, आपका आधार यानी कि एक ऑर्डर क्रिएट करते हैं। ऑर्डर में आपका सेंटर रियलाइज करता है कि स्टेट ढंग से नहीं काम कर रही है, 365 में आपका प्रेसिडेंट रियलाइज करता है कि स्टेट ढंग से काम नहीं कर रही है, और दोनों का सोल्यूशन क्या है, 356, ठीक है। तो 355 एंड 356 आर बेसिस जिसके ऊपर आपका क्या लगाया जाता है, प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। तो 3 ही आर्टिकल याद करने हैं आपको। जो नेशनल इमरजेंसी थी उसमें कौन कौन से आर्टिकल याद कराया आपको, देखो 3 आर्टिकल याद किया हमने बस, 352, 358, 359,
और यहाँ पे कितने हाईलाइट कर दिया आपके, यहाँ पे भी 3 ही हाईलाइट किए हैं। तो दे आर नॉट मच आर्टिकल्स टू रिमेंबर, इतने आर्टिकल याद करना और कुछ याद नहीं करना आपको यहाँ पे, ठीक है। अब अगला लिखो हाँ जी कुछ पूछा किसने, हाँ जी। अगर एक स्टेट में वायलेंस हो रही है, हाँ, तो फिर उधर स्टेट इमरजेंसी लगेगी कि नेशनल? अगर स्टेट में वायलेंस हो रहा है और स्टेट उसको कंट्रोल कर ही नहीं रही है तो लगा देंगे स्टेट इमरजेंसी। और अगर स्टेट कंट्रोल नहीं कर रही है, करने की कोशिश कर रही है लेकिन कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो लगा देंगे नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। कंप्लायंस जरूरी है, सेंटर ने बोला कंट्रोल करो, स्टेट बोलता कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, देन इट विल बी स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इज ट्राइंग बट इज नॉट एबल टू, देन नेशनल, ठीक है। पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन, ये अगली हेडिंग है आपकी। तो 356 और 365, सेकेंड वाला उसको 365 है, ठीक है। पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन, क्या ड्यूरेशन होती है आपकी स्टेट इमरजेंसी की? 6 महीने ही होता है। 6 महीने बाद इसको एक्सटेंड करना पड़ता है, लेकिन ये मैक्सिमम सिर्फ 3 इयर्स तक एक्सटेंड हो सकती है, उससे ज्यादा एक्सटेंड नहीं हो सकती। जबकि आपकी जो नेशनल इमरजेंसी है वो जितना चाहो उतना एक्सटेंड कर सकते हो। एक स्टेट इमरजेंसी कैन बी फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 इयर्स, ठीक है। आप लिखो द प्रोक्लेमेशन इम्पोजिंग प्रेसिडेंट रूल, a proclamation imposing president rule must be approved by both houses of parliament, must be approved by both houses of parliament within 2 months, within 2 months of the date of its issue, within 2 months from the date of its issue, ठीक है। लिखिए if approved, the president's rule continues for 6 months. If approved, the president's rule continues for 6 months. However, it can be extended for a maximum period of 3 years, but with the approval of parliament, every 6 months. लिख लिया? लिखिए every resolution approving the proclamation, every resolution approving the proclamation or continuance of president rule, or proclamation or continuance of president rule can be passed by a simple majority, can be passed by a simple majority. तो कौन सी इमरजेंसी लगाना आसान है, सेंटर की स्टेट? स्टेट इमरजेंसी लगाना आपका आसान है, इसीलिए आपका 50 सालों में 100 से ऊपर बार लग चुकी है, ठीक है। देन यहाँ तक स्टॉप। अब अगर इसमें भी कोई ना कोई गड़बड़ हुई है, मतलब कुछ ना कुछ तो कंट्रोल करते होंगे, तो इसमें भी टिप्पणी किसने की होगी? आपकी 44th अमेंडमेंट ने। तो आप लिखो द 44th अमेंडमेंट ऑफ 1978, the 44th amendment of 1978 introduced a new provision to put control on the power of parliament, to put control on the power of the parliament to extend president rule beyond 1 year, beyond 1
ईयर। कहते हैं कि आपका अगर नेशनल इमरजेंसी, जो आपकी स्टेट इमरजेंसी है, आपका 6 महीने का कितना खींच सकते हैं इसको, 3 साल तक, ठीक है। और फिर तो मतलब बहुत ज़्यादा, वैसे तो 3 साल तो कम ही पीरियड है, लेकिन फिर भी आपका 44th अमेंडमेंट ने कहा कि इस हिसाब से तो आपका 3 साल करते करते आपका बहुत ज़्यादा कंट्रोल लग जाएगा आपका, किसके ऊपर, स्टेट के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि 1 साल तक तो आप फ्रीली कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार प्रेसिडेंट का ऑर्डर आ गया, 2 बार अप्रूवल करवा लो, आपका कितना समय लग जाएगा, 1 साल हो जाएगा। लेकिन अगर आपने 1 साल के बियॉन्ड इसको लगाना है, ठीक है, देन यू विल हैव टू लुक फॉर 2 कंडीशंस। अगर वो 2 कंडीशंस हैं तभी आप 1 साल के ऊपर कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। जिनमें से एक तो ये है कि आपका इलेक्शन कमीशन बोल दे कि हम इलेक्शन नहीं करवा सकते यहाँ पे, ठीक है, तो क्या करोगे आप, 6 महीने के लिए और कंटिन्यू कर दोगे। अगर 6 महीने बाद फिर से कहा इलेक्शन कमीशन ने कि हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, फिर 6 महीने और कंटिन्यू कर सकते हो। और दूसरी कंडीशन क्या है कि नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, ठीक है। और अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है फिर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, फिर 3 साल तक कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर नेशनल इमरजेंसी नहीं लगी हुई है तो किसका अप्रूवल चाहिए 1 साल से ऊपर करने के लिए, इलेक्शन कमीशन का, ठीक है। तो आप लिखो इट प्रोवाइडेड दैट the president's rule can be extended beyond 1 year, because it provided that the president rule can be extended beyond 1 year only when any of the 2 conditions are fulfilled. Number 1 लिखो, proclamation of national emergency, proclamation of national emergency, इंडिया में हो, किसी पार्ट में हो, किसी भी स्टेट में हो, प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। और दूसरा लिखो, इलेक्शन कमीशन मस्ट सर्टिफाई दैट, सेकेंड पॉइंट, इलेक्शन कमीशन मस्ट सर्टिफाई दैट the election cannot be held on account of the difficulties. The election commission must certify that the election cannot be held on account of the difficulties in the state, on account of the difficulties in the state. डन है यहां तक? अब नेक्स्ट लिखो, द प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल कैन बी removed by president, can be removed by president at any point of time without any parliamentary approval, ठीक है। तो लगाने के लिए आपको पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए, लेकिन हटाने के लिए पार्लियामेंट की अप्रूवल नहीं चाहिए। तो एट 1 पॉइंट ऑफ टाइम आपका नेशनल इमरजेंसी कितना समय लग सकती है, 6 months। और स्टेट इमरजेंसी, मैक्सिमम पीरियड ऑफ नेशनल इमरजेंसी इनफाइनाइट, ठीक है। एंड मैक्सिमम पीरियड ऑफ स्टेट इमरजेंसी 3 years, बट बियॉन्ड 1 year इट कैन बी एक्सटेंडेड ओनली आफ्टर 2 conditions। इलेक्शन कमीशन की अप्रूवल कि कर लो, हमसे इलेक्शन नहीं हो पाएंगी, और दूसरा प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। तो 1-2 चीजें हैं जो आप नोट्स में ही पढ़ सकते हो, यू कैन, बुक है ना आपके पास, आप उस बुक में रीड कर सकते हो। टुमारो विल बी योर लास्ट क्लास ऑफ पॉलिटी फॉर दोज स्टूडेंट जिन्होंने स्टार्टिंग से पढ़ी है, ठीक है। देन वी विल फाइंड अ स्लॉट जहाँ पे, यहाँ पे मॉर्निंग के स्लॉट में हिस्ट्री हुआ करेगी और इवनिंग में आपकी पॉलिटी, ठीक है। चलिए, ऑनर स्टूडेंट्स, एनी डाउट? No, sir. ओके।